प्रेजेंटिंग का होगा तो मुश्किल है। अभी आप लोग और आए ना, संख्या होगी नहीं, क्लास शुरू हो जाएगा अपने समय। चलो देखिए, आज की जो क्लास है, आवाज आ रही है? आज जो क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे स्टेट मार्केट एंड बजटरी प्रोसेस। ठीक है, जो सिलेबस है जो हमको पढ़ाने के लिए कहा गया है, कोऑर्डिनेटर मैडम ने कहा है, इसमें स्टेट टूल्स से शुरुआत ही है। तो हम सोच रहे हैं पहले हम लोग थोड़ा सा स्टेट क्या है, स्टेट कैसे काम करता है, मार्केट कैसे डिफ्रेंशिएट है स्टेट और मार्केट में, उनकी कार्यप्रणाली कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर बजटरी प्रोसेस पे आएंगे। ठीक है, तो है 2 खंड, लेकिन आप 3 खंड भी कर सकते हैं। एक स्टेट की हम लोग बात करेंगे, एक मार्केट की बात करेंगे और फिर बजटरी प्रोसेस की बात करेंगे। जो बजट का पूरा आपको इकोनॉमिक सर्वे है और बजट पे जो डेटा वाली क्लास है, उसकी एक क्लास हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाता है। थ्योरेटिकल अगर हम लोग ले लेते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी लेते हैं और साथ में अगर डेटा को भी लेते हैं, तो क्लास बहुत लेंदी हो जाता है और कभी कभी बहुत बोरियत से लगने लगती है। तो हमने सोचा है कि इस क्लास में जो पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लास है, क्लास के लिए देखिए, इसमें है जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना स्कीम है, अगर आप रजिस्टर्ड है तभी आप क्लास में बैठ सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन में आप क्लास को कर सकते हो, जाएगा अपने लिंक। चलिए हम लोग आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द आता है स्टेट। स्टेट का मतलब अगर थोड़ा पॉलिटिकल साइंस दिमाग में होगा तो कहते हैं राज्य। ठीक है, और जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो स्टेट को और दूसरे ढंग से देखते हैं। स्टेट का मतलब वहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट करते हैं। दोनों चीज़ें दूसरे मिली जुली ही हैं, थोड़ा सा उनका जो एक्सप्लेनेशन है और जिस पर हम लोग बात करेंगे तो अप्रोच थोड़ा अलग हो जाएगा पॉलिटिकली। और इस क्लास में हम प्रयास करेंगे कि आपको उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस करें जो आपके कंपटीशन के बहुत उपयोगी हैं। कुछ इकोनॉमिक्स शब्द हैं, इकोनॉमिक्स टर्म हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में वो टर्म आर्टिकल में किस आर्टिकल के अंतर्गत जो हमारा संविधान है उसमें किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप दो चीज़ें एक साथ चलेगी। ठीक है, अगर आप
थोड़ा संविधान पढ़े भी होंगे, कुछ क्लास में पढ़ाया भी होगा पॉलिटिकल साइंस वाले सर ने, तो वो आर्टिकल भी, इसलिए आर्टिकल की बात एक साथ कर रहे हैं। अभी वो चीज़ जब आएगा उस सब तो हम लोग तुरंत उसको देख लेंगे इस आर्टिकल के अंतर्गत है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर बन जाएगी पिक्चर उसकी, आप रिविजन कर लेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब भी एग्जाम होने जा रहा है, प्रीलिम्स का एग्जाम होने जाए, आप थोड़ी देर पहले, एक दिन पहले उसको देख लेंगे तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस बना रहेगा। और जितने आर्टिकल हैं अगर आप रटेंगे तो शायद याद करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप समझ लेंगे एक सीक्वेंस से तो उनको कंठस्थ कर पाना बहुत आसान है। और पीसीएस में भी और यूपीपीएससी में भी, सॉरी यूपीपीएससी यूपीएससी में, दोनों में आर्टिकल से क्वेश्चन आते जरूर, थोड़ा प्रश्नों का नेचर बदल जाता है। यूपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कई क्वेश्चन आपसे, हालांकि आजकल जो ट्रेंड उनका हो रहा है प्रश्न पूछने का वो परिवर्तित हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों ने 2-4 साल का पेपर देखा होगा तो। लेकिन फिर भी उनके 10-15 क्वेश्चन 20 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल वन लाइनर टाइप के होते हैं, बिल्कुल फैक्ट होते हैं, किस सन में हुआ, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, क्या प्रावधान है, किसने प्रस्तुत किया, इसके मुख्यमंत्री या इसके कौन से अध्यक्ष थे, किसने प्रस्तुत किया, इस टाइप के क्वेश्चन। यही क्वेश्चन जब आईएएस में बनते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड बन जाते हैं, 3 या 4 आपको स्टेटमेंट देता है और फिर कहेगा कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं या कौन कौन से कथन सही नहीं है। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल नहीं जानते तो वहाँ आप गलती कर जाते हैं। और यूपीपीसीएस में क्या है कि अगर आपको रट डाले हैं उस डेटा को, उस सन को रट डाले हैं तो आपको वहाँ पे लाभ मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपको दोनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ जाती हैं। चलिए लोग आते हैं पहले स्टेट की बात करते हैं, और अगर हम लोग मार्केट दोनों एक साथ में लेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा स्टेट और मार्केट का अंतर क्या है। जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं थोड़ा सा उसको बात करूँ, स्लाइड हो जाती है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में पब्लिक भी करते हैं। कई बार आप लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो उसकी हिंदी क्या होती है, लोक निर्माण विभाग, गाड़ियों लिखा रहता है लोक निर्माण विभाग। तो लोग जब हम लोग आप लोग अगर पब्लिक एड पढ़ते होंगे या राज्य व्यवस्था के पोर्शन में पढ़े होंगे, सॉरी उसमें, हाँ राज्य व्यवस्था में ही, तो वहाँ पे लोग शब्द आता है, गवर्नमेंट शब्द आता है। और जब मार्केट की हम लोग बात करते हैं वहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर आता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आता है, कोई फर्म आती है, कोई इंडस्ट्री आती है। क्लियर, कितना तो क्लियर है ना, कितना आपको बताने का आवश्यकता नहीं। अब अंतर क्या है, जो स्टेट है वह कहता है, उसमें हमने लिखा है सप्लाई अकॉर्डिंग टू नीड्स। जो सरकार है वह आपूर्ति कैसे करती है, नीड्स के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। और जो बाजार है, प्राइवेट सेक्टर है हमारा, वह सप्लाई कैसे करता है, डिमांड के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न उठता है कि क्या नीड्स और डिमांड में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, किसी को जानकारी कुछ है अगर थोड़ा सा हो। नीड्स और डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड डिमांड? डिमांड का मतलब मांग, नीड्स का मतलब जरूरत। तो एक तो मांग आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स की भी क्लास में, मांग और पूर्ति पढ़ाया गया होगा, मांग का नियम। तो ये कहते हैं ना कि हमारी मांग है, बार बार नहीं करते हम, हमारी जरूरत है। तो एक डिफरेंस तो है, चलिए हम बताते हैं। देखिए जब हम लोग जनरली हम लोग कहते हैं अरे हमारी नीड्स है, हमारी डिमांड है, बोल जाते हैं दोनों शब्दों के जैसे ही, एक जैसे समझ के बोल जाते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक टर्म में हम लोग बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंशिएट है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है, नीड्स का मतलब है अगर एक मोबाइल ये हमारी नीड्स है, ठीक है, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हमारी नीड्स है। नीड्स क्यों है, कोई चीज हमारी नीड क्यों होती है, हमारे लिए आवश्यक क्यों होती है। आप एक किताब मार्केट खरीदे जाते हैं, आप कहते हैं बहुत जरूर, बहुत आवश्यक है, अगर हमको परीक्षा में पास होना, ज्ञान प्राप्त करना है तो ये इस राइटर की किताब हमको पढ़ना आवश्यक है। कन्फर्म, ऐसा क्यों कहते हैं आप? लेकिन वो छोटी छोटी बात आप यूज करते हैं उसको दैनिक जीवन में,
लेकिन फिर भी उसको कभी गहराई में नहीं गए, हम लोग बार बार ये कहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को संतुष्ट करने का उसमें गुण है, उसमें एक कैपेबिलिटी है, उसमें एक क्षमता है कि आपकी जो नीड्स, आपकी जो आवश्यकता है, अब देखिए नीड्स शब्द मैंने यूज कर दिया, आपकी जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने का गुण है, इसीलिए वो आपके लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी न होती तो फिर आप ये न कहते कि मेरी आवश्यकता है, मेरे लिए जरूरी है। क्लियर? अर्थात उस वस्तु में यूटिलिटी है, और यूटिलिटी किस चीज की है? आपकी जो जरूरत है उसको संतुष्ट करने का गुण है। आप को कोई सेब दे भी, एक सेब खा लीजिए, केला खा लीजिए, आप खाना खा तुरंत आए, आप नहीं खाते, आप कहते नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाना नहीं खाया, वो जिसको नीड्स है, देखिए नीड्स शब्द हम यूज नहीं करना चाह रहे, जिसको आवश्यकता है, आवश्यकता क्या हो, चूंकि उसको भूख लग रही है तो कहेगा हाँ खा सकते हैं, नहीं सर हम खाएंगे, केला हमको खाना है, ठीक है, या खाना हमको खाना है, दोनों एक ही चीज है, वही चीज, अंतर्निहित है गुण। केला ऐसे जो रखा हुआ है, लेकिन एक उपभोक्ता कारण नहीं, बिल्कुल हमको नहीं यूज करना है, दूसरा कारण नहीं, हमको आवश्यकता है इसकी, इसलिए उसकी जो आवश्यकता है, पहले की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है बाद में आवश्यकता हो जाए 2-4 घंटे बाद, उसको अच्छा लगे, खा लेते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा लगता है, लेकिन दूसरे की नीड्स है, इसलिए वह उसका उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, और उपभोग जब कर लेता है तो उसकी आवश्यकता जो है वह संतुष्ट रहती है, जो उसकी जरूरत है फुलफिल हो जाती है, कहता बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट था, सेब अच्छा, आप खाना खाते हैं, पेट में खाते, क्लियर ना? बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म लेकर। अब नीड्स तो आप समझ गए, नीड्स हम किसी वस्तु की तब होती है जब हमारे लिए उपयोगी हो, और हमारे लिए उपयोगी होती है इसलिए क्योंकि हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का उसमें गुण है। अभी आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कुछ लोग पीजी कर रहे होंगे, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब पीजी की बुक्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक आपके लिए उपयोगी हो गई, यूजी पास आउट हो गए, अब उपयोगी नहीं रह गई आपके लिए, कभी कुछ देखना होगा देखेंगे, क्लियर ना? ये बदलती रहती है चीज़ें, समय के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, उपभोक्ता के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सापेक्षिक होती बदलती रहती है। आप ये नहीं कर सकते कि कोई ये चीज़ हमको कभी नहीं आ सकता, बिल्कुल किसी उपभोक्ता के लिए नहीं कर सकता, समय के सापेक्षिक होता है, हो सकता है आज उपयोगी नहीं है, कल उपयोगी हो सकता है। जब लोग नीड्स और डिमांड को डिफरेंशिएट करते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है, नीड जो डिमांड है ना, डिमांड में भी नीड्स आवश्यक है, जरूरत होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, तभी आप डिमांड करते हैं। अब देखिए डिमांड शब्द जो है वो बाजार का शब्द है, देखिएगा डिमांड शब्द बाजार द्वारा, आप कहते हैं ना बाजार की दो महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, अगर थोड़ा तो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ा होगा या किताब में पेपर पढ़ते होंगे, बाजार की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, एडम स्मिथ ने जो कहा है, इनविजिबल हैंड्स, अदृश्य हाथ हैं बाजार के, और वो है डिमांड एंड सप्लाई। वो कहते हैं अर्थव्यवस्था सतत आगे बढ़ती रहती है, और कभी असंतुलन हुआ तो अर्थव्यवस्था की जो शक्तियां हैं, जो अदृश्य हाथ हैं, तो डिमांड और सप्लाई, वो अर्थव्यवस्था को फिर से इक्विलिब्रियम में स्थापित कर देंगे। सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं आज, कभी और क्लास में बात करेंगे कि क्लासिकल एकेंसियन क्या मानते थे। अब डिमांड में अंतर क्या हो रहा है कि डिमांड कहता है कि आपकी जो नीड्स है, ये नीड्स है, अगर इसमें हम देखिए डिमांड में, डिमांड कब बनता है अगर नीड्स में हम परचेजिंग पावर जोड़ क्रय शक्ति। आप उदाहरण समझाते हैं, देखिए बहुत टेक्निकल टर्म था, उदाहरण क्या है, आप मार्केट जाइए, हमने पहले कहा डिमांड शब्द जो है बाजार का शब्द है, ये सरकार के द्वारा नहीं है, सरकार तो नीड्स पे काम करती है। अभी अंतर में बताएं दोनों काम कैसे करते हैं। आप बाजार में जाइए, कोई चाहे महंगी हो चाहे आपके लिए उपयोगी हो, उपयोगी है, आप बाजार जाइए, किसी दुकान से पूछिए, आप जाइए, आपका पूरा ग्रुप जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक समथिंग कोई सोशल राइटर है बढ़िया है, या कोई मोबाइल का है वर्जन है आप लेना चाहते हैं, जाइए उससे पूछ कर आइए, अब खरीदिए नहीं, देखिए उसको। कई बार होता है ना, किताब अच्छी होती है लेकिन महंगी होती है, आप देखते हैं उसको, पढ़ते सिलेबस देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, बहुत अच्छा तो है यार,
नहीं बहुत अच्छा है, अगर इसमें से कम 10-15 क्वेश्चन तो फंसेंगे, इतना कन्फर्म है। और थोड़ा सा इसमें अगर कंसेशन हो जाता तो हम ले सकते थे, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर अभी उतनी नहीं है। जेब में 100 रुपये लाया था, ये 200 रुपये के लिए। आप क्या करते हैं दुकानदार से, भैया रख लो इसको, बाद में देखो, ठीक। फिर 2-4 दिन बाद आपका दिमाग में चल देख लेते हैं, सिलेबस को बोले किसी न किसी बहाने आप जाते हैं, आप जा रहे हैं दुकान पर, आपके लिए उपयोगी है, देखिए नीड्स है, नीड्स अब आ गया ना। अब गवर्नमेंट के लिए भी हो गया और बाजार के लिए अभी नहीं आया, बाजार के लिए डिमांड नहीं हो रहा है, नीड्स हो गई, लेकिन आप उसको खरीद नहीं रहे हैं, तो दुकानदार क्या कहेगा? दुकानदार तो आपसे यही कहेगा ना कि अरे भाई आते हो रोज कुछ चले जाते हो, ले लिया, लेना है ले लो, नहीं मत क्यों रोज रोज आते हो, चलो तो कहीं सुनी बात हो जाती है। लेकिन वो अपने जो रिटेलर है जहाँ से वो सामान मंगवाया हुआ है उससे क्या कहेगा, ये ऐसा है कि अगली बार जब माल भेजना इसको मत भेजना है। बोलेगा क्यों? इसकी कोई डिमांड नहीं। देखिए वो कहेगा ये नीड सब नहीं कहेगा, अरे इसकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वो यूज कर रहा है इतना मीटर, उसको भी नहीं पता है डिमांड क्यों करते हैं। अब आप तुरंत समझ जाएंगे, इसका मतलब है कि कस्टमर वो चीज नहीं खरीद रहा है, कस्टमर के लिए उपयोगी नहीं है, आप नहीं कर सकते। कस्टमर वो चीज नहीं खरीद रहा है, अलग अलग कारण हो सकता है वो महंगी हो सकता है कस्टमर की आय कम हो, जो लेने वाले वर्ग है, जो लेने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो नीड्स है, जरूरत है। तो सरकार किस पे काम करती है? नीड्स पे। बाजार किस पे काम करता है? डिमांड पे। वो सामान वापस चला जाएगा, उसकी डिमांड मान ली जाएगी, डिमांड है ही नहीं, इसलिए कि कंज्यूमर पूछता है, खरीदता नहीं है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो जैसे ही वो खरीदता है, जैसे वो बाजार में जाकर खरीदेगा, ये कहा जाएगा इसकी डिमांड। ये डिमांड में क्रय शक्ति जुड़ जाती है। क्लियर हो गया? अब जब बहुत सारे लोग खरीदना शुरू कर देंगे, बहुत से विद्यार्थी खरीदना शुरू कर देंगे, तो कहेगा बहुत ज्यादा डिमांड होगी इसकी, तो क्या बात है भाई, अच्छी किताब है क्या। अभी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 12 जून को, किसी एक विशेष किताब से 10-15 क्वेश्चन एक साथ आ जाए, उसमें से इत्तेफाक हो सकता है, ऐसा होता भी है कई बार ऐसा। तो आप क्या कहेंगे? अगली बार जब पेपर देंगे ना, उसी राइटर की किताब खरीदेंगे। आप अगली बार इंतजार भी नहीं करेंगे, प्रीलिम्स हुआ नहीं 10 दिन बाद तुरंत उठा लेंगे, तुरंत चले गए मार्केट में, किताब दो भाई फला राइटर की किताब, बहुत ज्यादा उसकी डिमांड। अब आप डिमांड सब नहीं यूज कर रहे हैं, दुकानदार कहेगा, आप तो क्यों खरीदेंगे। अब आपने अपने 10-15-20 मित्रों को भी कहा, सबने खरीदना शुरू कर दिया, उसके पास 15 पीस तो थी, 25 लोग पहुंच गए दुकान पर, उसके 60 हो गया। अब वो पूछेगा क्या बात है, बहुत डिमांड है सबकी। तो डिमांड क्यों हुई? जब आपने खरीदना शुरू किया। क्लियर ना? नीड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सरकार कैसे काम करती है। सरकार काम करती है सप्लाई और नीड्स के सिद्धांत पर, बाजार काम करता है डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर। यही वो सप्लाई तब करेगा जब आपकी डिमांड होगी। अब सरकार जो कैसे काम करेगी, सरकार क्या काम करती है क्या अर्थव्यवस्था में? करती है? हाँ बताइए। बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास है, ऐसे कोई छिपने वाली बात नहीं। आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम उसी स्तर पर फिर आपसे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल राशन वितरण का काम कर रही है सरकार। और कुछ काम करती है सरकार? बहुत सारे काम करती है। अभी बताएंगे, आप यहाँ से सही कर रहे हैं, सब्सिडी देती है। और ये स्कॉलरशिप, स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की, सड़क, रेलवे, परिवहन, संचार, कितने सारे काम डेली आप न्यूज खोल लीजिए, प्रधानमंत्री उद्घाटन करते ही जा रहे हैं, कितने काम होते ही जा रहे हैं। तो सरकार ठीक है, सरकार एक आर्थिक इकोनॉमिक एजेंट की तरह काम कर रही है। तो उसकी आर्थिक क्रिया हो गई, वो आय भी प्राप्त कर रही है, टैक्स लगा के व्यय भी कर रही है, ठीक है, वो ऋण भी ले रही है। ठीक उसी तरह जैसे एक कॉमन मैन, एक इंडिविजुअल आदमी, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल कंपनी लेती है। तो जब एक व्यक्ति आर्थिक क्रिया करता है, ठीक है, आय व्यय ऋण लेता है, उसको समायोजन करता है, एडजस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो उसका पर्सनल फाइनेंस है, निजी वित्त, ठीक है। जब सरकार ये सब काम करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। तो लोक वित्त के अंतर्गत क्या होती है? सरकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। सरकार कैसे आय प्राप्त करती है, सरकार कैसे व्यय करती है, सरकार कैसे ऋण प्राप्त करती है, ठीक, ये सब चीजों का कौन सी पॉलिसी अपनाती है, इसका बात होती है। क्लियर? अब इसी में थोड़ा स्लाइड बढ़ाते हैं, एक साथ आता है।
सरकार जो गुड्स वस्तुएं जो प्रोवाइड करती है उसको कहा जाता है पब्लिक गुड्स। क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक का मतलब जनता भी होती है ना, लेकिन हम लोग जब इकोनॉमी से बात करते हैं पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट। क्लियर? अब गवर्नमेंट जो भी उपलब्ध करा रही है इसलिए इसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स भी कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सामाजिक वस्तुएं क्या है, ठीक है, या सामाजिक वस्तुओं की कौन सी विशेषता होती है। और एक कैटेगरी और होती है मेरिट गुड्स की, उत्कृष्ट वस्तुएं। पहला हो गया पब्लिक गुड्स या उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक वस्तुएं सोशल गुड्स, और उसी की एक कैटेगरी और हम लोग बात करेंगे सोशल मेरिट गुड्स। और जो बाजार उपलब्ध कराती है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तु। ठीक है? सरकार उपलब्ध कराएगी सोशल गुड्स, बाजार उपलब्ध कराएगा तो प्राइवेट गुड्स। कंफर्म? जब भी निजी वस्तु आया क्वेश्चन में तो तुरंत समझ जाइए कि बाजार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। एक चीज और बता दें बहुत अंतर वाली, जरूरी नहीं कि जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वस्तु हो वह सरकार द्वारा ही उत्पादित किया गया है। क्लियर? उसका उत्पादन कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट करेगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए उदाहरण दें, सरकार मान लीजिए, बहुत बार हम लोग अक्सर बच्चों को उदाहरण देते हैं, कहीं जैसे प्रयागराज में मेला लगता है, ठीक है, कुंभ का मेला लगता है, उसमें ठंडक बहुत जरूरत पड़ती है, तो सरकार कंबल बांटना चाहती है। अब सरकार तुरंत फैक्ट्री थोड़ी लगाएगी कंबल बनाने के लिए, कुछ सरकार क्या काम करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है उससे परचेज करती है। भाई हमको 2-2,500 गरीबों को बांटना है तो आप हमको दे दो, उसका पैसा हमसे ले लो। तो सरकार क्रय कर लेती है, उसको बांटती है। तो गरीबों को कैसे मिल रहा है? सरकार द्वारा, इसलिए वो पब्लिक गुड्स हुआ। लेकिन उत्पादन जरूरी नहीं सरकार करेगी, कर सकती है, लेकिन यह नेसेसरी कंडीशन नहीं। क्लियर? पब्लिक गुड्स जरूरी नहीं कि वो सरकार ही उत्पादित करे, वह प्राइवेट सेक्टर से भी लेकर उसको प्रोवाइड कर सकती है। हाँ, लेकिन प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट का होगा। अब देखिए अंतर यहीं से आएगा शुरू, क्योंकि जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो प्राइवेट गुड्स हो गया, ठीक, और जब बाजार करता है तो प्राइवेट गुड्स हो गया। जब गवर्नमेंट करती है तो पब्लिक गुड्स आ गई, और जब मार्केट करता है वो प्राइवेट गुड्स। ठीक, बार बार बोलने को फिक्र हो जाता है। अब दोनों में अंतर क्या आ जाएगा? अंतर अब आएगा, पब्लिक गुड्स जब सरकार देती है, जो प्रोवाइड करती है, अब एक दो उदाहरण भी आपको बताइएगा, तो उसकी विशेषता होती है क्या? वो विशेषता यह है कि जितनी मात्रा में उपलब्ध होती है प्रत्येक उपभोक्ता उसका उतनी ही मात्रा में उपभोग करता है। क्लियर? और एक साथ ही उपभोग कर सकता है। सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं वह उपभोग में प्रतिद्वंदी नहीं होती, उसको कहते हैं उपभोग में। अब आइए से क्वेश्चन बनता है ना, तो टर्म बड़ी अच्छी यूज करता है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी होती है। अब टर्म आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ? तो उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी होने का मतलब है कि उसमें उसका जब उपभोग करते हैं तो उसमें कोई प्रतिद्वंदता है, कोई कंपटीशन नहीं होता। इसका मतलब है चाहे जितने लोग यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन जब निजी वस्तु का उदाहरण हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें इस कंडीशन नहीं होती। आप कोई किताब खरीदते हैं, आप मोबाइल या टीवी खरीदते हैं, तो वो आपका अपना है। आप कोई भी अधिकारी, कोई भी प्राधिकारी, कोई भी सरकार आप पर दबाव नहीं डाल सकती कि आप उसको दूसरों को दे दो, दूसरा भी उसका उपभोग करे ना, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने मार्केट से परचेज करके लिया हुआ, उसकी कीमत चुकाई है। लेकिन जो प्राइवेट गुड्स अवेलेबल कराया गया है उसकी कीमत वह जरूरी नहीं कि उपभोक्ता चुकाया है। जो गरीब है, सरकार समझे बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर है, गरीब है, असहाय है, तो उसको निःशुल्क बांटा जा रहा है। लेकिन प्राइवेट गुड्स तब मिलता है जब उसकी कीमत चुकाई जाती है, और प्राइवेट गुड्स उपभोग में प्रतिद्वंदी होती है, ध्यान रखिएगा। और उसमें अपवर्जन का नियम नहीं कर रहे हैं अभी। प्राइवेट गुड्स आप तभी ले सकते हैं जब उसकी आप कीमत चुकाए हो, उसका उपभोग आप तभी कर सकते हैं जब आप उसकी कीमत चुकाए हो। अर्थात कीमत के आधार पर आपको उपभोग करने से रोक रहा है प्राइवेट सेक्टर। उसने निर्धारित कर दिया कि अगर मोबाइल आपको यूज करना है तो परचेज करिए, 4,000 के 8,000 10,000 का मोबाइल है। क्लियर? आप सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने, टिकट नहीं, एंट्री मिलती है।
प्राइवेट गुड्स। ट्रेन में, अब ट्रेन में चढ़ जाते हैं बिना टिकट, वो अलग बात है कि सर हम तो बिना टिकट चढ़ जाते हैं, लेकिन आप प्राइवेट बस में देखिए, लेगा जरूर, कंडक्टर लेगा जरूर, सबसे 20 रुपये लेता है, आप बहुत करोगे तो 10 रुपये दो, कुछ तो दो यार, जा रहा है इतनी दूर सफर कर रहे हो, ठीक है। तो प्राइवेट गुड्स ना, यानी अगर आपके पास पैसा नहीं तो उतार भी देता है, उतर जाओ, पैसा नहीं ना उतर जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्जन का नियम वहां लागू हो रहा है, और अपवर्जन का आधार क्या बना है, मूल्य को। अगर हम मूल्य नहीं चुका रहे हैं तो प्राइवेट गुड्स का उपभोग हम नहीं कर सकते, अपवर्जन का नियम वहां लागू होता है। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा नहीं होता, सार्वजनिक वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी होती है, अपवर्जन का नियम भी नहीं लागू होता। अब देखिए सड़क किनारे छायादार पेड़ लगे हैं, लाइट की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, आजकल प्याऊ भी चलते हैं, देखिए जगह जगह। आपको कोई पैसा खर्च करने का आवश्यकता नहीं, और सबसे बड़ा नेचुरल जो सोर्स है सूर्य, ये तो क्या नेचुरल है, उसमें हम लोग उदाहरण दे ही नहीं सकते यहाँ पर, वो सबके लिए बराबर ऊर्जा देता है। लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ मार्केट और सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार जो भी चीज़ उपलब्ध कराती है वो ये नहीं कहती कि आपकी गली या मोहल्ले में एक चीज़ स्थापित हो गया है तो जो पैसे वाले हैं इसका उपभोग नहीं कर सकते, ना, वो भी कर सकते हैं, जो गरीब है वो भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने उसकी व्यवस्था क्यों की, नीड्स, उसको लगा कि यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनकी नीड्स है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनको यहाँ स्कूल चाहिए, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज सरकार वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट कॉलेज या चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना देती है। क्लियर है ना, नीड्स के कारण। देखिए डिमांड नहीं देख रही है, वो नहीं देख रहे कि पैसा चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे लोग, जो हम डॉक्टर रखेंगे, जो हम टीचर रखेंगे पढ़ाने के लिए, ये लोग कितना पैसा दे पाएंगे। मलिन बस्ती है, बहुत निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो पेड नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं ना, वही डॉक्टर जब अपने आवास को देखता है प्राइवेटली, तो आजकल तो 500 रुपये नहीं, आज 1000 रुपये देते हैं डॉक्टर। हो सकता है हम 5000 रुपये, शहरों में आप देखिए 1000 रुपये से कम नहीं लेते, कोई डॉक्टर तो स्पेशलिस्ट में हार्ट के हैं ऐसे तो 1500 ले रहे हैं। आप सोचिए 1000 रुपये और 1500 रुपये जो डॉक्टर लेकर अपने आवास पे आपको प्राइवेट देखता है, प्राइवेट पैसा, वही डॉक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठकर आपको 2 रुपये और 5 रुपये की पर्ची देता है, 1 रुपये की पर्ची नहीं चलती। वही डॉक्टर, उसकी योग्यता में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने उसको कहा नहीं आप हमारे यहाँ बैठिए, 5 घंटे 4 घंटे आप बैठिए, जो भी आएगा आप उससे पैसा नहीं लेंगे। सरकार ने किया, रजिस्टर्ड किया कि 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए आप, और फिर उसी दिखाइए डॉक्टर को, सलाह देगा दवा भी, और दवा भी सरकार आजकल फ्री ही समझिए उसको दे रही। तो सरकार इसलिए दे रही है कि सरकार वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, वो नीड्स पे काम करती है, नीड्स के अकॉर्डिंग सप्लाई कर रही है, ध्यान रखिएगा। और मार्केट जो आपका काम करता है ना, वो डिमांड के अकॉर्डिंग, वो पहले पैसा देखता है, आपकी जेब टटोलता है, आप कितना खर्च कर सकते हैं। अभी कोई प्राइवेट सेक्टर कहीं कोई स्थापित उद्यम स्थापित करेगा, नहीं करेगा। कोई बहुत ऐसा एरिया हो जो पिछड़ा हो, सिंपल सा उदाहरण दें, आप देखिए वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं जाता। सरकार कितनी घोषणा करती है, आप जाओ भाई, आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आपको बिजली 5 साल फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा, 5 साल फ्री है, आप जाओ वहाँ इंडस्ट्री स्थापित कर दो। कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं जाए, क्यों, रिस्क है ना, पता नहीं मेरा पैसा डूब जाए, डिमांड है कि नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वहाँ तो सड़क भी नहीं है, हमारा माल कैसे शहर में आएगा, खरीदने वाले लोग कौन हैं, वहाँ तो कुछ आतंकवादी घटनाएं भी हो जाती हैं, हमारी फर्म पता नहीं कब उड़ जाए, कब लूट ले जाए हमारे फर्म को, हमारे एम्प्लाई को। तो जब अनिश्चितता सुरक्षा की बात आएगी तो वहाँ नहीं जाता, जब लाभ की बात आएगी प्राइवेट सेक्टर वहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ कौन जाएगा, गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि हाँ अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ऐसा एरिया है जहाँ विकास नहीं हुआ है, विकास करना है, जो क्षेत्रीय विषमता है उसको दूर करना है, तो वहाँ हमको भी जाना है। कई बार आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की फार्म की बात करते हैं ना, कि कृषि में सुधार होना चाहिए, कृषि में निवेश आना चाहिए, लेकिन देखिए कोई प्राइवेट सेक्टर आता है नहीं, क्यों, इसलिए कि कृषि मानसून का जुआ कहता है, लोग पढ़ा हुआ ना, कभी अच्छा उत्पादन हुआ कभी नहीं हुआ, फंस गया पैसा। वो इतना पैसा फंसाने वाला प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, इसलिए कि प्रॉफिट मोटिव होता है, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और लाभ तुरंत मिलना चाहिए, आज पैसा लगा कल से मिलना शुरू हो जाए। और आप देखिए सड़क बनता है, परिवहन के साधन तैयार होते हैं, ऊर्जा के साधन तैयार होते हैं, सड़क रेलवे ये सब विस्तार जब होता है ना तो बहुत लंबा समय लगता है,
एक सड़क बनाने में अभी आपको देखा होगा साल भर लगे हैं, जो इधर आपका हटिया से लेकर गोपीगंज के आगे तक जला हाईवे पूरे बने हैं सरकार, बहुत लंबा समय, बहुत त्वरित गति से काम हुआ है, तब बहुत ज़्यादा लेबर काम करे कांची में। बड़े लंबे लंबे प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में पहाड़ों को काट काट के रेलवे लाइन बनाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, जोड़ी जा रही है, गवर्नमेंट है ना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या जाते हैं, ये आधारभूत संरचना की चीज़ें हैं। जब भी हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, तीव्र औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो इसका होना बहुत जरूरी है। और इन सब जो भी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो इनकी अवधि होती है, परिपक्वता अवधि जिसको बोलते हैं, वो बहुत लंबी होती है। अब मान चलिए कि बहुत जल्दी होगा तो 2-3 साल लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। लंबा प्रोजेक्ट है, 100 किलोमीटर की सड़क बनानी है, आप अंदाजा लगाए कितना समय लग सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या काम करेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पैसा लगाएगा तो 5 साल तक उसका पैसा फंस गया ना। अब 100 करोड़ लग गया, 500 करोड़ लग गया तो उसका पैसा फंस गया, परेशान हो रहा है। अगर इस पैसे को कहीं और लगाया होता तब तक कितना रिटर्न ले लिए होते, 20% 25%। तो कहता ना, ऐसे सेक्टर में हम नहीं जाएंगे। ऐसे सेक्टर में कौन जाता है, गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वहाँ कौन जाता है, गवर्नमेंट। एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर, ये तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्टर की। उसी का एक दूसरा पार्ट है सोशल सेक्टर, स्वास्थ्य और शिक्षा। अभी हम लोगों ने उदाहरण दिया, हॉस्पिटल बनवाना हो, स्कूल कॉलेज बनवाना हो। अब आप ये कहेंगे सर प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत बड़े स्कूल खुलाते हैं। अब देखिए अगर लोग आपके जिले में भी हैं प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज अच्छे चलते हैं, लेकिन सबकी पहुंच नहीं हो सकती वहाँ पर। अमूमन शहरों में देखिए तो आपको कम से कम जो फीस की स्थिति है प्राइवेट स्कूलों की, कॉन्वेंट की, वो कम से कम एक बॉयज़ अगर पढ़ रहा है 7th 8th तक का, तो लगभग 80,000 से लगभग 1 लाख के आसपास तक खर्च हो जाते हैं। 4,000-5,000 रुपये महीने की फीस, उसके अलावा जो उसके बैग एंड बैगेज का खर्च, ट्रांसपोर्ट का चार्ज, स्कूल की जो चीज़ें अन्य चीज़ें हैं वो सब भी जाए। तो एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, तो गवर्नमेंट वहाँ पर उसकी व्यवस्था करेगी। ये क्लियर हुआ। एक सेक्टर मेरिट गुड्स, हम इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत बुनियादी चीज़ थी, इसलिए थोड़ा फोकस किया है। एक सेक्टर है मेरिट गुड्स, उत्कृष्ट वस्तुएं। ये क्या होती है, ये तो आपने जान लिया कि जो प्राइवेट पब्लिक गुड्स होते हैं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, और उसमें ये जरूरी नहीं होता कि मूल्य हम उसका मूल्य चुकाएं, उसकी कीमत चुकाएं, और उसमें अपॉर्जन का भी नियम नहीं लागू होता, और उपभोग में गैर प्रतिबंधी होती है। क्लियर ना। ये दूसरा है मेरिट गुड्स, ये अभी सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अब आप कहेंगे सर अगर सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है तो पब्लिक गुड्स में क्यों नहीं डाल दिए इसको, अलग से क्यों लिखे हैं मेरिट गुड्स? तो अलग से इसलिए लिखे हैं कि वो उसकी अलग विशेषता ही है। मेरिट गुड्स जो है वह उत्कृष्ट वस्तु इसलिए कहते हैं कि वह एक अलग टाइप की विशिष्ट किस्म की वस्तुएं हैं, और उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत भी आती हैं। लेकिन स्पेशल इसलिए है, उसकी एक अलग कैटेगरी इसलिए बनाई गई कि वह सबके लिए नहीं अवेलेबल कराई जाती। ठीक है, वह कुछ विशेष वर्ग, कुछ विशेष आयु समूह, कुछ विशेष क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए ही उपलब्ध कराई जाती है, और वहां पर सरकार जबरदस्ती थोपती है, शब्द यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी आपका प्रेफरेंस, आपका मतलब जो उपभोक्ता का प्रेफरेंस है उसको वह अनदेखी कर देती है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है सर? होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन लगवानी है, पढ़ भी नहीं कोई मतलब नहीं, इसलिए कि शुरुआत मान लेकर कि कम से कम जो कॉलेज आ रहे हैं उनको तुरंत लग जाए, बाद में और जो लोग घर बैठे हैं उनको भी लग जाए। अब आप कहेंगे जबरदस्ती भी है क्या, नहीं लगवाना चाहते फिर सरकार क्यों जबरदस्ती कर रही है? लेकिन आप जो सोचिएगा कि आगे कोरोना वैक्सीन सरकार लगा क्यों नहीं है, ये हमारे हिफाजत के लिए लगा रही है, तो हमको लगाना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। आप और छोटा सा उदाहरण, बहुत बेसिक उदाहरण जो आप बहुत छोटे से ही जानते होंगे, मिड डे मील स्कूलों में चल रहा है। आप देखिए प्राइमरी स्कूल में सरकार ने इतनी स्कीम लागू कर दी है, एडमिशन निःशुल्क बच्चे का 6 से 14 वर्ष का, बैग कॉपी किताब निःशुल्क, मिड डे मील खाना पूरा निःशुल्क, अलग अलग उसका मेनू के गार्डन खाना मिल रहा है, उसके अतिरिक्त जो उसका ड्रेस है, शूज है वो भी निःशुल्क है, और कुछ स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट बीच बीच में देती है।
अब इसके बावजूद भी अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है, काम करा रहा है, तो इससे बड़ी क्या स्थिति हो सकती है समाज के लिए कि गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, केवल आप बच्चे को भेज दो बस। अब आप ये नहीं कर सकते मेरे पास पैसा नहीं, बच्चे को ड्रेस कैसे खरीदे, बच्चे को बैग कैसे खरीदे, बच्चे को कापी किताब कैसे खरीदे, वो खाने को क्या खाएगा, सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है। ये मेरिट गुड्स, ठीक है। क्यों? ये पब्लिक गुड्स लिए नहीं बनी कि सिर्फ 6 से 14 वर्ष की आयु की उम्र के लोगों के लिए है, आयु विशेष। लेकिन सरकार जान रही है कि अभी हम 6 से 14 वर्ष के लिए कर रहे हैं ना। अब देखिए जबरदस्ती थोप भी रही है। संविधान संशोधन भी किया गया है। अगर आप लोग देखें राजनीति से तो पढ़े होंगे तो वहां भी है, हर अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की प्रारंभिक और मूलभूत शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए। सोचिए, उसके बाद भी कुछ बच्चे छूट रहे हैं। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों की वो टीकाकरण हो या मिड डे मील का है, जो भी इस तरह की व्यवस्था, कास्ट विशेष के लिए जो स्कीमें चलाई जाती हैं, जेंडर विशेष के लिए, लड़कियों के लिए कोई स्कीम चलाई जाए, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी। ओबीसी एससी या निर्धन वर्ग के लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाए, सबके लिए नहीं होगी, उन्हीं विशेष के लिए होगी। किसी एरिया विशेष के लिए कोई स्कीम चलाई जाए तो उन्हीं के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं वह उत्कृष्ट वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। सरकार यहाँ ये नहीं देखती कि आपका प्रेफरेंस है कि नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। सरकार कहती नहीं, यूज करना है। सरकार की मंशा ये होती है कि अभी हम एक सिलेक्टेड वर्ग को ही दे रहे हैं ना, लेकिन धीरे धीरे ये इससे आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, इसका प्रसार पूरे समाज में फैलेगा। पल्स पोलियो को उदाहरण देखिए, तो वो जिंदगी बहुत बार हम लोग उदाहरण देते हैं, आप इसको इस ढंग से देखिए, बहुत आप पल्स पोलियो देखते हैं। आप सोचिए कि पल्स रविवार होता है, पोलियो बूथ पे सब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्सेज या स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं, आंगनबाड़ी सुकार करती रहती है, और उसके बाद भी जाके वो वहाँ पे आपके घर घर नाम भी करते हैं, भैया बच्चे को आप बूथ पे ले आइए, आज पोलियो अभियान है और उसमें सबको पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। अब देखिए सरकार इतने पे नहीं रुकती, जो लोग नहीं जा रहे हैं दूसरे दिन सरकार कहती है ठीक है आप लोग दिन में बैठे थे बूथ पे ना, अब बरसा वर्षा बंद करिए, आवाज उठिए और घर घर जाइए। अभी तो थोपना ही हुआ ना, मतलब आप घर में बैठे थे, सरकार चुप नहीं बैठी, घबराओ नहीं, आप घर में, हम घर में पहुंचेंगे। अब वहां घर पे हमारा दरवाजा नाक करके कहा जा रहा है कि आपके 0 से 5 साल के बच्चों की होता है, आपके 0 से 5 साल का बच्चा है तो क्या पोलियो ड्रॉप ले लिया है? तो आप कहते हैं हाँ ड्रॉप ले लिया, तो अपना उसका रजिस्टर होता है, और उस रजिस्टर से देखती है कि हमारे बूथ तो आया नहीं बच्चा, लेकिन छोड़ा नहीं रहे आपको। किस तरह गवर्नमेंट करती है, इम्पोज करती है, वो सोच रही है कि हमारे बूथ तो आया नहीं, हमारा रजिस्टर उसका नाम ही नहीं है। अब आप सोचेंगे सर उसका नाम पहले से क्यों था, पहला डोज मिल गया था, भाई 0 से 5 साल का बच्चा है, 1 साल का हुआ तो हर साल लग रहा है पोलियो रेगुलर पोलियो बूथ, आपने एक ड्रॉप मिला ना, रिकॉर्ड हो गया, आपका नाम, बच्चे का नाम, क्लियर। अब उसको मालूम है कि 5 साल बच्चा आएगा, 5 साल से तब नहीं हो जाएगा, अगले साल फिर लगा, उसके पास रिकॉर्ड है, आपका बच्चा नहीं पहुंचा तो आपने नाम कर दिया दरवाजा, सर भेजिए बच्चे को। अब तो बच्चा बूथ लगा है, हम लेकर आए हैं साहब, बच्चे को लाइए, अच्छा पिला दिया तो कोई बात नहीं, पिलाया कहाँ से पिलाया साहब, बच्चा ना नानी के यहाँ गया है, वहीं मिल गया डॉक्टर, ओके वो नोट कर लेंगे, नानी के यहाँ मिल गया। देखिए इतना, अब वो रिकॉर्ड क्यों, वो शासन को भेजना है, इंश्योर करना है शासन को, प्रशासन को कि नहीं जो स्कीम चल रही है उसका लाभ उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मिल गया। क्लियर, इम्पोजिट करना हुआ। आप घर बैठे फिर भी सरकार ने, ये क्या है मेरिट गुड्स, ये सबको नहीं मिल रही है, 0 से 5 साल के बच्चों को भी मिल रही है। तो प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स यही बेसिक। हम लोग आते हैं इकोनॉमिक टर्म पे। डू यू नो अबाउट दिस प्राइस, टैक्स, फी और सेस? कुछ अंतर है, मिलता जुलता शब्द है। अब हम लोग थोड़ा सा, अभी इसमें थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमें लगा कि समय ज्यादा हो जाएगा और हम लोग उसी पर रह जाएंगे। ये तो इतना बड़ा हो जाता है स्कोप इसका कि समेटना मुश्किल होता है।
मैडम ने कहा कि दूसरे भी क्लास होता है। देखिए मूल्य, कर, शुल्क, उपकर, आप लोग परेशान मत हो, खूब समझ लीजिए। मेरे जितने भी क्लास होगी, एक क्लास के बाद हो सकता है एक आध दो क्लास जो भी होगा, आप ध्यान रखें मेरी क्लास की मैं पर्सनली बता रहा हूँ, खूब एकदम इत्मीनान से समझ लीजिए, जहाँ भी डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको इस्तेमाल उपलब्ध हो जाएगा, नहीं उपलब्ध होगा तो हम और मॉडिफाई, इसमें हम थोड़ा सा कम कर पाए हैं। अभी हमने मैडम से बात किया है कि और थोड़ा सा हम इसमें जोड़ो, बच्चों को देंगे, बच्चे उपयोगी हो मैटर, ठीक है। 5 पेज का मैटर हो तो 5 उपयोगी होगा आपके लिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन वहाँ से मिलने वाली, 4 क्वेश्चन। मूल्य देखिए, कहते हैं ना ये सामान कितने का है, इसकी कीमत कितने की यूज करते हैं, कैसे निर्धारित होता है, कीमत कैसे निर्धारित होता है किसी चीज का, उसको बनाने में जितना खर्च आ रहा है, बनाने में जितना खर्च आ रहा है वो उसकी कास्ट हो जाती है, लागत, ठीक। जैसे हमने कोई मोबाइल कंपनी है, मोबाइल बनाती है, ठीक, इसकी कास्ट आई 8,000 रुपये, सपोज करिए 8,000 रुपये आई, उसमें कुछ अपना प्रॉफिट उसने जोड़ा, कुछ अपना और चार्ज जोड़ा, और चार्ज का मतलब भाई उसका अपना आवास था, उसमें बना रहे थे, अपना लेबर चार्ज कुछ जो थोड़ा बहुत जोड़ के उसने दिमाग बना लिया कि मार्केट में इसको 10,000 को बेचना है या 9,000 को बेचना है, तो इसकी प्राइस हो गई 9,000। इसकी प्राइस घटती भी बढ़ती हो जाएगी अलग अलग स्थितियों में, वह कैसे होगी, जैसे इसकी डिमांड होगी, ठीक है। तो आप जनरली इकोनॉमिक्स में जानते हैं, थोड़ा सा बोला आवाज ये चाहो तो ये वाला थोड़ा सा कहो, डिमांड के रिगार्डिंग, डिमांड और सप्लाई के रिगार्डिंग प्राइस निर्धारित होती है। ये इकोनॉमिक्स की किसी क्लास में आपको बताया गया होगा कि मूल्य का जो निर्धारण होता है वह मांग और पूर्ति के अनुसार होता है, क्लियर। एक डिमांड कर्व होता है, ऊपर से नीचे को गिरता हुआ, एक सप्लाई कर्व होता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। जो डिमांड कर्व होता है वो उपभोक्ता का वक्र होता है, जो सप्लाई कर्व होता है वो उत्पादक का होता है, ठीक। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। आईएएस में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, रट्टू तोता नहीं बनाता आपको, वो कहता है जो आपने पढ़ा समझ गए नहीं आप, और जितना पढ़ना जरूरी होता है उतना ये भी जरूरी होता है कौन सी चीज नहीं पढ़ना है। आप पता चला कोई किताब पढ़ डाले, उसको प्रेशर बना के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब जो उपभोक्ता होता है उसका डिमांड कर्व होता है। आप जब कोई चीज खरीदते हैं उसकी मात्रा कैसे निर्धारित करते हैं, मूल्य से ना। अगर मूल्य बढ़ गई तो आप मात्रा में कमी कर देते हैं, चलो यार 1 किलो सेब लेना था 200 रुपए को बोल रहे हो, आधा किलो दे दो, बाद में 2-4 दिन बाद भाव गिरेगा तो ले लेंगे। जैसे ही रेट बढ़ा आपने क्वांटिटी लो कर दिया, ठीक है, तो प्राइस के इनवर्स हो गया। लेकिन जो सप्लायर है, सप्लायर का मतलब जो बेच रहा है, उत्पाद जो आपूर्ति करता है, उत्पादक, वह उल्टा काम करता है। जब मूल्य बढ़ेगा ना, बेचो यार रेट बहुत ज्यादा है, 200 रुपए की है, सेब 120 रुपये, नवरात्र आया था, नवरात्र के दिन पहले सेब 100 रुपये था, और जैसे नवरात्र शुरू हुआ शाम से सेब शुरू हो गया 120, दूसरे दिन नवरात्र था तो 150 रुपये, 180 रुपये बढ़िया वाला 200 रुपये। अभी शादी ब्याह के समय चल जाएगा, वो कैसे, वो तो वो देख रहा है ना कि कौन सी कंडीशन हो सकती है कि अधिक से अधिक मूल्य हम कमा लें। तो जब प्राइस बढ़ती है ना तो और सप्लाई करो, तो वो सप्लाई अगर प्राइस घट जाए तो सप्लाई कम कर देता है, रोके रहो अभी मार्केट मत भेजो, थोड़ा रेट चढ़ने दो, ठीक है। वो सप्लायर का डिमांड है, वो सप्लायर प्रत्याशित करता है कि जैसे से प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे वो सप्लाई बढ़ाएगा, और जो उपभोक्ता होता है वो देखता है कि जैसे से प्राइस कम हो जाएगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ाता है, क्लियर। अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्लियर। अब जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे प्राइस का मूल्य निर्धारण होता है, वहां पर ये सेट हो जाता है कि भाई तुम कितने तक बेच सकते हो, कितने तक खरीद सकते हैं, एक बार्गेनिंग का इक्विलिब्रियम बन जाता है, क्लियर। सामान्य भाषा में आप लोग इकोनॉमिक्स जो पढ़े होंगे जानते भी होंगे कि जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वहां पर मूल्य का निर्धारण होता है। टैक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर वास्तव में गवर्नमेंट का जो है ये टैक्स ही है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक क्रिया है जिसमें हम लोग टैक्स की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, व्यय की बात करते हैं, सार्वजनिक ऋण की बात करते हैं, या वित्तीय प्रशासन की बात करते हैं, जितनी भी सरकार की आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग देखें तो 2 चीजें आती हैं, एक सार्वजनिक व्यय और टैक्सेशन। कर को कैसे परिभाषित करेंगे, बहुत सुनते हैं आप लोग कर एक क्लास हम देख ले कर के बारे में, वहां डिटेल में आएंगे, यहाँ केवल हल्के बेसिक आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टैक्स, टैक्स की कोई प्रॉपर्टी होती है,
अच्छा, टैक्स कौन लगा सकता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। कोई एक व्यक्ति टैक्स नहीं लगा सकता? हम आप चाहें तो टैक्स लगा सकते हैं? कोई मार्केट, कोई इंडस्ट्री वाला? क्यों नहीं? इसका मतलब इतना आप श्योर हैं कि कर जो है गवर्नमेंट ही लगाती है। कंफर्म, बिल्कुल सही। कर जो है सरकार ही लगाती है और विधिक रूप से वो अथराइज्ड होती है, इसलिए लगा पाती है। और कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोकल गवर्नमेंट? सब लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ा होगा, कुछ कर जो है सेंट्रल लगाते हैं, कुछ कर आप स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और कुछ जो लोकल लेवल जो गवर्नमेंट होती है। लोकल लेवल गवर्नमेंट का मतलब हाँ, जो शहरी निकाय है, नगर निगम वगैरह, नगर पालिका, नगर परिषद, और जो ग्रामीण स्थानीय निकाय है, पंचायती राज संस्था। ठीक है, कुछ से मेला कर लगा सकते हैं, कुछ जहाँ पशुओं को मेला लगता है उस पर टैक्स लगा सकते हैं, सब चीजें। हाँ, उसमें तो कभी बात करेंगे कौन कौन से टैक्स होते हैं। तो टैक्स जो है वह गवर्नमेंट लगाती है, सरकार के प्रत्येक स्तर द्वारा लगाया सकता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, सरकार के प्रत्येक स्तर द्वारा लगा सकते हैं तो सही बात है, लेकिन एक ही वस्तु पर दो सरकारें एक साथ टैक्स नहीं लगा सकती, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है तो उस टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती। स्टेट गवर्नमेंट कोई दूसरा टैक्स लगाती है और उस आय पर नहीं लगाएगी, किसी अन्य चीज सोर्स पर लगाएगी। ठीक है, कोई अन्य आधार होगा। क्लियर ना? तो टैक्स सरकार लगाती है और सरकार अथराइज्ड होती है उसके लिए, और सरकार के अलग अलग जो स्तर होते हैं उनके द्वारा लगाता है, और टैक्स जिस पे लगता है उसको अनिवार्य रूप से उसका भुगतान करना होता है। आप बच नहीं सकते, आपको टैक्स का भुगतान करना ही करना। आप कर अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा, कि कुछ ऐसा करें कि कर हमको ना देना पड़े, दूसरा दे दे। अभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स बारे में बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि बेसिकली हम लोग कहते हैं टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स हमारे ऊपर लगे किसी उपभोक्ता पर और वह उसका भुगतान कर दे, यानी टैक्स का शिफ्टिंग ना कर पाए, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे इनकम टैक्स हमारे आय पर लगेगा तो हमको उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर कर ऐसा है जो हमारे ऊपर लगे पर हम उसका भुगतान ना करें, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दें, तो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करें, तो आप कहते थे कि डायरेक्ट टैक्स वह है जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वह है जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते। लेकिन अब आप परिभाषा बताइएगा कि डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिसमें टैक्स शिफ्टिंग नहीं हो पाती, और इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिसमें टैक्स शिफ्टिंग हो पाती है। एक सिंपल सा उदाहरण दे, इनकम टैक्स हमने कहा भी आय पर कर लगता है, हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, आप ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते ना। इनकम तो हमको मिल रही है, सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, लीगल अकाउंट में जा रहा है पैसा, सरकार के पास ट्रेजरी से पैसा आ रहा है। लेकिन आजकल तो जीएसटी हो गया उसका नाम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब उसके पहले सर्विस टैक्स होता था, होटल और रेस्टोरेंट में जब चार्ज लगता था, टैक्स लगता था। आपने कोई होटल बगल में है ना, वहाँ पे कार्नर पे है रेस्टोरेंट वगैरह है जो, अब रेस्टोरेंट में जब टैक्स लगता है तो रेस्टोरेंट वाला देता क्या है? अपनी जेब से थोड़ी देता है। 18% वाली जीएसटी लग गई, पहले सर्विस टैक्स के नाम से होता था, अब जीएसटी चूंकि गुड्स है और सर्विस है दोनों है, तो ठीक है अभी जीएसटी के दिमाग में हटा लीजिए बात। तो जब चूंकि वो आपको सर्विस दे रहा था ना, तो सर्विस टैक्स लग रहा था, तो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट उस पर लगा रहे थे, आपको नहीं लगा रहे थे। आपका मतलब जो खाने वाले जा रहे हैं उन पर नहीं लगा रहे थे, वो किस पे लगा रहे थे? जो सेवा देने वाला व्यक्ति है, चूंकि वो आय प्राप्त कर रहा है, तो आय से लाभ प्राप्त कर रहा है सेवा के बदले, तो उस पर टैक्स लग रहा था। जो लाभ प्राप्त कर रहे हो भाई वही दे दो, उसकी सबसे रिगार्डिंग टैक्स 10% 15% जो होगा। वो काम क्या करता था, आपने 100 रुपए का खाना खाया ना, तो आपको जो बिल देता था उसमें लिखता था 100 रुपए, नीचे लिखता था सर्विस टैक्स 15%, 115 का बिल आपको दे देता था। अब आप कभी एक कट नहीं करते हैं, सीधे उसको 115 रुपए, 5 रुपए टिप, 10 रुपए टिप भी पकड़ाए चले जाए। देखिए कितनी उसने क्या किया, टैक्स को शिफ्ट कर दिया आपके ऊपर, जबकि भुगतान उसको करना था, लेकिन उसने भुगतान करवाया किससे? कस्टमर से, जो कंज्यूमर आया था। अब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका कहीं नाम नहीं आएगा कि आपने भुगतान किया, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड नाम आएगा उस फर्म ने, उस रेस्टोरेंट के मालिक ने 15 रुपए का भुगतान किया, आप कहीं नहीं, आपकी जेब से पैसा लगेगा। क्लियर? तो वो एक कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी हो गया ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अच्छा हाँ ये भी आप बोले से टैक्स जो है कि कोई गवर्नमेंट मतलब दो गवर्नमेंट एक साथ नहीं लगा सकती। हाँ, उसके एक ही चीज पर नहीं लगा सकती, एक ही बेस पर नहीं लगा सकती, बेस अलग अलग होगा।
जैसे सर मान लीजिए पेट्रोल भी हो गया, हाँ ठीक है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बेस अलग है। यस सर, तो वही ज़्यादा चाहते हैं कि GST ज़्यादा है। देखिए जीएसटी नहीं है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उत्पाद शुल्क, ठीक है, और स्टेट क्या लगाती है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। देखिए बेस अलग हो गया ना दोनों के, जो वैल्यू एड होगा उसके आधार पर टैक्स लगा रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, और वह जो उत्पादन होकर आया हुआ है वहां से, उस पर प्राइमरी सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रहे हैं। ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होता है, आपकी जमीन पे भी, विज्ञापन पे भी, अलग अलग चीजों पे। तो हम लोग अभी से अगले लेक्चर बात करेंगे, इसलिए बहुत डिटेल में वहाँ नहीं जा रहे हैं टैक्स। चीजें और है हाँ। सर, इससे भी सर हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करते हैं, तो उसमें भी जो चार्जेस कट जाते हैं वो भी जो है दोनों टर्म में कट जाते हैं, GST। हाँ, वो देखिए अब हुआ क्या है कि जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया जीएसटी, तो उसमें सेंट्रल और स्टेट की हिस्सेदारी हो गई, ठीक है। वो बड़ा लंबा हो जाता है कि बताना उसको। एक समझ लीजिए कि कुछ चीज़ उसको अभी भुगतान करना है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा है आप यहाँ बेच रहे हैं, यूपी का है, एमपी में बेच रहा है, दूसरे स्टेट बेच रहा है, अब कुछ हिस्सेदारी उसमें सेंट्रल की होती है, कुछ स्टेट की होती है, और वो तुरंत भुगतान नहीं होता, वो बाद में भुगतान होता है, उसका लेखा जोखा होता है। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में सब हो गया पूरा उसका, ठीक है। तो उसमें कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो उसको लिखते हैं CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जैसे मान लिया आपने दवा लिया, 100 रुपये का आपने दवा लिया, उसमें मान लिया 18% 15% GST लग रही है, 18%, तो 18% आप देखेंगे 9% CGST और 9% SGST स्टेट गवर्नमेंट का, तो बढ़ जाता है। तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक कोर्स जाएगा वहां से, फिर सेंट्रल अपना रख लेगा, स्टेट को उसको दे देगा। जीएसटी तो इतना लंबा है कि हम लोग एक लेक्चर उसमें बनाएंगे, टैक्स वाले उसमें बनाएंगे, उसमें कम से कम 15-20 मिनट जीएसटी में जाएगा, तब आप थोड़ा सा ये समझ पाएंगे। बाकी अभी केवल इतना समझिए कि टैक्स जो है एक ही वस्तु पर अगर टैक्स लग रही है, मान लीजिए आइटम्स एक है, मद एक ही है, तो उसका बेस अलग अलग होगा। अगर सेंट्रल स्टेट अलग अलग दोनों लगा रहे हैं तो उसका बेस अलग अलग होगा, ठीक है। सर, हाँ। सर वो जो आपने बताया कि रेस्टोरेंट में जो हम लोग जाते हैं उसमें 100 प्लस और ऐड करके 15 रुपये और जो भी इसका टैक्स लग रहा है सर्विस टैक्स, उसमें वो हम लोग इच्छा है कि अगर हम ना दें तो फिर वो लोग कुछ कहेंगे नहीं ना? कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसलिए कि अगर आपकी मजबूरी है खाने की तो आप पेड करेंगे। सर गवर्नमेंट में नाम तो नहीं आएगा। हाँ बेटा, गवर्नमेंट इस चीज़ की मानेगी तो नहीं कि आपने मतलब पे किया है इस चीज़ को? नहीं हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट के रिगार्ड में आप कहीं नहीं है, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला है कि वो देखिए टैक्स शिफ्ट कर ले रहा है जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना, सबने मुझे वो कहेगा भी नहीं, करिए ही। नहीं वो ये कहेगा। आप तो देखिए अब तो सिस्टम है कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको बिल बन जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आपको दिखता भी था, अब तो सीधे सीधे वो पैसा ले लेगा एक मुश्त। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद हुआ था जब अरुण जेटली थे वित्त मंत्री के रूप में, उसमें कि बार बार बात आई थी कि आखिर कस्टमर से क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती है टेक्निकली कि आप कैसे कर सकते हैं काम, ठीक है खाना आप नहीं खाएंगे, अब वो ले रहा है सभी। अब एक ऐसा नहीं कि एक ही रेस्टोरेंट वाले ले रहे, सब ले रहे हैं, यानी वो टैक्स शिफ्ट कर दे रहा है। सर उसे सरकार ने अधिकार दिया होगा तब ना दे रहा है। सरकार के अधिकार की बात ही नहीं। देखिए अगर मैं एक उदाहरण और दे आपको, अगर मान लीजिए कोई वस्तु बनाने उत्पादन करने वाली कोई इकाई है, ठीक है, उसने वस्तु का उत्पादन किया और उस पर उत्पादन शुल्क लगता है। कोई भी वस्तु उत्पादित होती है उत्पादन शुल्क लगता है, एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट ने कहा 10% इस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। 100 रुपए का कोई उत्पादन हुआ है और 10 रुपए गवर्नमेंट कहती है हमारा है, ठीक है, हमने उत्पादन किया है, मान लीजिए हमने 100 पीस उत्पादन किया है, तो 100 दाम 1000 रुपये हमको गवर्नमेंट को पेड करना है। अब हम क्या काम करते हैं, हमने पहले कहा हर व्यक्ति टैक्स एवाइडेंस होता है, टैक्स एवाइडर होता है, कर से बचने का प्रयास करता है, उसको बर्डन लगता है। अब हम क्या करेंगे कि जो बेच रहे थे पहले मार्केट में 105 रुपए की, इसी को 115 रुपए में बेच रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता चलता है नहीं, कई बार वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, और कई बार उसका कारण ये होता है कि टैक्स बढ़ने के कारण, लेकिन चूंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप सोचते हैं कि हो सकता है इसकी कास्ट बढ़ गई हो, इसलिए 115 हो गई, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग, आगे उसने शिफ्ट कर दिया टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स में जो उसकी परिभाषा दी गई है उसमें तो लिखा है ना सर, जो लास्ट होगा अंतिम जो उपभोग करेगा उसे ही पे करना होगा। सर हम मना क्यों करेंगे? कैसे मना करना, खाने का? हाँ सर
नहीं नहीं, वो हम नहीं कर रहे, उपभोग तो आप ही कर रहे हैं ना, तो ये तो उसकी पावर है ना, यही बात हम कर रहे हैं कि ये उसकी पावर है, वो टैक्स शिफ्ट कर पा रहा है। हाँ, अगर ऐसा दबाव बन जाए तो वो टैक्स शिफ्ट ना कर पाए, उसको भुगतान करना ही है। तीसरा मतलब, हाँ, मान लीजिए मैं इसे पैसा ना दूं 15 रुपए, तो क्या वो सरकार को देगा 15 रुपए या फिर नहीं देगा? कौन सा 15 रुपए? जीएसटी का जो उसको सर्विस टैक्स था, यस सर। जी सर, आप उसको नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। नहीं दे रहे। हाँ, आप किसी टैक्स नहीं दे पाएंगे तो अपना देगा, जो प्रॉफिट उसका होगा उसमें से देगा। यही तो बार्गेनिंग की स्थिति बन रही है तो सर कि कितना आप मजबूर है, आप भूखे हैं, खाना खाना है, दो भाई चलो इतना लगा। तीसरा अंतर देखिए, फी, शुल्क। अब शुल्क और टैक्स में अंतर है। क्या अंतर होता है? सही से कि कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसके जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं वो हमारा टैक्स में जाता है, लेकिन शुल्क है इसे हम कहीं इस पे पढ़ने गए तो उसमें जो पैसे लगते हैं वो हम फीस के रूप में अदा करते हैं। और कोई बताया भैया? इन्होंने तो बताया काफी कुछ। मतलब एक लाइन में अगर अंतर समझना हो फीस और टैक्स का, कब आप फीस शब्द यूज करते हैं, कब टैक्स। इतना तो कंफर्म जब गवर्नमेंट लगाती है तो हम लोग टैक्स शब्द यूज करते हैं। लेकिन अगर बेसिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या अंतर है कि टैक्स का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होता है, लेकिन फीस का अनिवार्य रूप से भुगतान करना आवश्यक नहीं है अगर हम कोई सेवा नहीं ले रहे हैं तो। जैसे डॉक्टर की फीस, डॉक्टर का टैक्स नहीं कहते ना, वकील की फीस, इंजीनियर की फीस, आपका जो एडवाइजर है उसकी फीस, ठीक है, जिससे भी आप सलाह ले रहे हैं, जिससे भी कोई सेवा ले रहे हैं, उसके बदले उसका जो फीस है उसका भुगतान आप कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो फीस लिया जाएगा, जो फीस लेने वाला व्यक्ति है, वह उसके बदले आपको सेवा जरूर देगा, सेवा से मना नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन टैक्स जब गवर्नमेंट लेती है ना तो उसके बदले कोई सेवा की गारंटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। टैक्स में कोई सेवा की गारंटी नहीं होती। टैक्स जब सरकार लेती है तो वह सरकार के पास आय के रूप में आता है और सरकार उसको व्यय करेगी। उस व्यय से हमारे अस्पताल, हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल खुल जाए, सड़क बन जाए, आपको लाभ हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते नहीं सर हमने पैसा दिया था इसलिए सरकार ने स्कूल बनवाया, उसका लाभ हमको मिल रहा है। तो लाभ मिल जाए वो इत्तेफाक है, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते हाँ हमने पैसा दिया हमको प्रोवाइड कराइए, ठीक है। तो फीस और टैक्स में बेसिक अंतर। एक है शब्द उपकर, सेस। सेस, टैक्स और सेस देखिए अंतर है। उपकर जो होता है यह सरकार कुछ विशिष्ट प्रावधान जब करती है तो उसके लिए लगाती है और यह टैक्स के अतिरिक्त लगता है, और इसमें कुछ एक निर्धारित राशि आय का अंतर, आय का बेस बनाती है सरकार और फिर उस पर सेस लगाती है। और सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को सरकार उसी पर खर्च करती है। जैसे उदाहरण, अगर किसानों के कल्याण के लिए कोई सेस लगा है उपकर, तो जो पैसा इकट्ठा होगा वह सरकार उन्हीं पर खर्च करेगी। एजुकेशन सेस, ठीक है, अब 4% हो गया इसलिए 3% से 4% हो गया। तो जो एजुकेशन सेस लग रहा है, शिक्षा उपकर, उपकर इसकी हिंदी बोलते हैं, तो जो सेस लग रहा है उसको उसी मत पर ही खर्च के ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं शिक्षा उपकर लिया जाएगा एजुकेशन सेस तो उसको सड़क बनवा दिया जाए ना, उसको शिक्षा पर ही व्यय किया जाए। किसानों के लिए लिया जा रहा है तो किसानों के वेलफेयर के लिए ही खर्च किया जाएगा। क्लियर, ये बेसिक अंतर होता है। टैक्स में क्या होता है, इसमें किसी के लिए नहीं होता निर्धारित कि कहाँ खर्च किया जाएगा, सरकार जहां समझेगी वहां खर्च करेगी, जहां आवश्यकता होगी, जहां नीड्स होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं लोग। अब लोग आते हैं आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202, याद कर लीजिए, याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसलिए वही आर्टिकल हम रख रहे हैं, इसमें स्लाइड में रखा है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और बिल्कुल हम बता भी देंगे कैसे याद करना। देखिए 112 होता ही है ना, आपके लिए 112 तो होता ही, रटना भी नहीं है। अब हम लोग बजट की बात करने वाले हैं, बजटरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो दिमाग बन जाए तो 112 सर ने बताया था बजट। अब संविधान का आर्टिकल आप खोलिए और 112 पढ़ डालिए, वहां कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा गया, ठीक, वहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का ही पढ़ना। क्लियर ना, जितना सारा बेसिक आप लोग पढ़े भी होंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसा करेगा और राज्यों के लिए भी लिखा है कि राज्यपाल ऐसा करेगा, यानी प्राधिकृत क्यों किया गया है, राष्ट्रपति सेंट्रल के लिए और राज्यों के लिए राज्यपाल। अब वो स्वयं तो करता नहीं,
वो तो संवैधानिक मुखिया है, संवैधानिक प्रमुख है। तो वहाँ वित्त मंत्री करता है, यहाँ भी वित्त मंत्री करता है, स्टेट का, वहाँ सेंट्रल का। क्लियर? इतना क्लियर है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 202 याद रखिएगा। 112 सेंट्रल में जो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है वह उसके अंतर्गत है, और 202 में जो राज्यों के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे बजट के रूप में, उसका विवरण है। तो 112 और 200, 112 में सेंट्रल का है, 202 में स्टेट का है। क्लियर? और ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखिए यहाँ भी ऐड किया जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। आय की बात होगी, प्राप्तियों की बात होगी, और जो एडवांस होंगे, जो ऋण होंगे, उन सब की स्थिति होगी। अब देखिए थोड़ा सा पॉलिटिकल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास ना हो, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्लास हो। ठीक। अब देखिए 3 तरह के फंड होते हैं। अभी भी देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। 3 तरह की सरकार, सरकार पैसा कहाँ रखती है? टैक्स भी लेती है, तमाम तरह के ऋण भी लेती है, ग्रांट भी मिलते हैं, लोन भी है, ऋणों का भुगतान होता है, वो भी मिलता है। सब पैसा कहाँ रखता है? तो 3 तरह समझ लीजिए आपके पास खाते हैं सरकार के। एक को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, दूसरा है पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक खाता, और तीसरा है कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। याद करने का तरीका देखिए कितना सरल है। 266 और 267, 266, 267, रटना भी नहीं, सिर्फ दिमाग बना लीजिए बस। 266 फर्स्ट, यही अंतर करता है पीछे जब आता है क्वेश्चन। अगर आपने बारीक दिमाग नहीं रखा है, यही 3 विकल्प दे देगा, पूछेगा संचित निधि किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 266 सर ने कहा था पर +1 वाला था कि 2 वाला था, ऐसे बहुत बारीक अंतर करता है, उसका सीक्वेंस समझ लीजिएगा। सबसे पहले कंसोलिडेटेड संचित निधि, सबसे बड़ा फंड होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल का भी होता है, और जो राज्यों की सरकार को मिलता है वो सब राज्य संचित निधि होते हैं। अब आप लोग पब्लिक एड में पढ़े होंगे, पॉलिटिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, और संचित निधि से जो पैसा व्यय करने का पावर है, जो अथॉरिटी है, वो बिना संसद से अनुमति मिले नहीं हो सकती, ठीक है। और ये भी कहा जाए जिन लोगों के वेतन भत्ते या संचित निधि से आहरित किए जाते हैं वह एक प्रकार से विशेषाधिकार है, उनके आय उसमें जो है परिवर्तन नहीं कर सकता है बिना संसद के उसमें। क्लियर? ये सब आप उसमें पॉलिटिक्स में पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस में। देखिए 266 1 में संचित निधि का वर्णन है, जिसमें केंद्र की संचित निधि और राज्य सरकार की संचित निधि है, ठीक है। उनके सारे जो प्राप्तियां हैं, हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग वहाँ पढ़ते हैं, सारी जो प्राप्तियां हैं, जो उनकी आय है, टैक्सेस हैं, जो उनके ऋण हैं, जो उनके एडवांसेस हैं, वह सब जो उनके ऋण की वापसी हुई है वो सब वहाँ पे, जो उनकी आय है, सार्वजनिक आय, सब वहाँ पर उसी फंड में रखे। सबसे बड़ा फंड है, ठीक है, क्लियर। तो 266 चूंकि सबसे बड़ा है इसलिए फर्स्ट नंबर 266 1। उसके बाद आता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट में सरकार क्या रखती है? आप कहेंगे सर पब्लिक तो सरकार ही है, तो फिर अलग से अकाउंट कैसे खुला? तो पब्लिक अकाउंट में सरकार उस चीजों को रखती है जो संचित निधि से अलग है, क्योंकि एक ही मत को 2 जगह नहीं रख सकते ना, 2-3 बक्से हैं जैसे आपके पास, तो एक ही चीज को 2 बक्से नहीं रख सकते आप। जो बक्सा पहले वाले में गया, जो तो पहले में गया। पब्लिक अकाउंट्स जो है उसमें सरकार ऐसी चीजों को रखती है जो उसकी नहीं है, जो उसको वापस करनी है, कस्टोडियन के रूप में सरकार उसको देख रही है। जैसे छोटी छोटी जो जमाएं होती हैं आपकी, FD UFD होती है, NSC होती है, प्रोविडेंट फंड होते हैं, ये सब चीजें, इसलिए कि 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद सरकार को पैसा वापस करना है ना, तो उसको सरकार एक अलग से अकाउंट रखती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट की केवल देख रेख करती है, गवर्नमेंट वहां पर जो भी ब्याज होता है वो अलग चीजें आपको देती है, लेकिन गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट उस पर अपना अधिकार नहीं करती, क्योंकि उसको मालूम है कि वापस करना चाहता है। 266 सेकंड, क्लियर। अब एक आर्टिकल और बढ़ा दे, 267 कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। इसके नाम से स्पष्ट है, आकस्मिक। आकस्मिक क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं की है। भूकंप आ जाए,
अकाल पड़ जाए, सूखा हो जाए, भयंकर तूफान चक्रवात आ जाए, कुछ भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए जिससे बहुत नुकसान हो जाए और तुरंत काम करना हो। अब तुरंत काम करना हो तो क्या, संसद की बैठक बने और उस पर फिर पारित हो कि 1500 करोड़। देखिए प्रधानमंत्री जाते हैं, कभी दौरा होता है, अब देखिए आपदा आती है, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि उड़ीसा के आसपास एक तूफान चक्रवात का ऐसा स्थिति बन रही है। तो जब भी आएगा तो क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जा रहा है, अपने वहां दौरा कर रहा है और तुरंत कहता है कि 500 करोड़ का राहत पैकेज दे रहे हैं। अब वो संसद तो बैठी नहीं, पैसा कहां से आएगा? यही इसका नाम ही है आकस्मिक निधि। तुरंत परमिशन नहीं लेनी है, आप पैसा यहां से निकालिए और खर्च करिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा आकस्मिक स्थिति बन जाए देश में और उस समय उसके लिए, उसके निराकरण के लिए जो भी स्थिति हो आप वहां खर्च करिए। जब इसकी स्थापना हुई थी, कंटिजेंसी फंड जब स्थापित हुआ था वो 50 करोड़ का था। ठीक है, बाद में इसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया गया। अभी 2021 20-21 के बजट में, 20-21 के बजट में संभवतः 30,000 करोड़ करने की बात कही गई इसको बजट में कि इसकी जो है राशि, क्योंकि अब वास्तव में जरूरी है 500 करोड़ तो कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं रहेगी। आज के जितने खर्च है ना उसके हिसाब से 500 करोड़ बहुत बड़ी मात्रा नहीं होती। 500 करोड़ देखिए, अब राष्ट्रपति जाते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं, 100 करोड़ का दे दिए, वहां पर 100 करोड़ फला स्टेट दे दिए, 100 करोड़ से बांट देते हैं, खत्म आपका तो 30,000 करोड़ की बात करिए। क्लियर? तो 266(1) संचित निधि, 266(2) पब्लिक अकाउंट, 267 आकस्मिक निधि। क्लियर? बजट प्रोसेस इन इंडिया, प्रिपरेशन ऑफ बजट। एक देखिए इस चीज को, ये क्या है? हलवा से देख रहे हैं, मुंह पानी आ गया होगा। इतना बढ़िया नहीं, कलर नहीं दिख रहा हलवा बढ़िया से। और कौन है? वित्त मंत्री जी। और ऐसा नहीं कि महिला है इसलिए, उधर देखिए अरुण जेटली जी है, पुरुष है। सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग जो बजट प्रोसेस आ रहा है ना, बजट कई बार क्वेश्चन पूछा था, बजट कितने चरणों में पास होता है, बजट की प्रक्रिया कितने चरणों में की जाती है। अब हम लोग बजट पे आ रहे हैं, कितना क्लियर हो गया? 3 अकाउंट हो गए गवर्नमेंट के, 6-7 महीने पहले प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद एक ग्रांट्स ऊपर तक चले थे। अब देखिए, जब आपने तो भर दिया, प्राथमिक वाले ने प्राथमिक का भरा, माध्यमिक वालों माध्यमिक का भरा, हायर का, टेक्निकल एजुकेशन का टेक्निकल वालों ने भरा, सब कुछ भरा। ऐसा नहीं जो भर दिया ऊपर चला गया ना, उसकी जांच होती है जिले स्तर पर। उसका एक कंट्रोलर होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस कंट्रोलर। आप देखिए हर विभाग में जाइए तो जिला स्तर पर उसका अधिकारी बैठता है, जिला वित्त नियंत्रक। ठीक है, वो बिल्कुल देखता है, उसकी आंख चौकन्नी रहती है, देखता है कहाँ से कितना आपने भरा और पूरा देखता है, जांच करता है। उसके बाद लेखा परीक्षक के पास जाती है और फिर उसके पास जाती है ऊपर, जैसे आई है उसी प्रोसेस होकर वापस दिल्ली पहुंचती है। क्लियर? दिल्ली का मतलब वित्त मंत्रालय। अच्छा ये बताइए, बजट वित्त मंत्री भी प्रस्तुत करता है, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या कि वित्त मंत्री के अलावा भी कोई कर सकता है? इन्होंने कहा तो कोई भी कर सकता है। अभी कोई उदाहरण बताएं जिसमें वित्त मंत्री ने नहीं किया? पीयूष गोयल जी किए थे। जब अरुण जेटली जी बीमार हो गए, अचानक उनको हार्ट का ऑपरेशन करना, एडमिट होना पड़ा। ज्यादा नहीं भी लगता कि 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात होगी, 5-6 साल पहले जब वो थे वित्त मंत्री, ऐसी स्थिति आ गई। देखिए ये तो पहले हमने बता दिया ना, राष्ट्रपति को है जो संवैधानिक उपबंध राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति किसी को कह सकता है, लेकिन एक परंपरा में है कि वित्त मंत्री, तो वो परंपरा फॉलो होती है। लेकिन अगर वित्त मंत्री नहीं है, कोई कारण कोई स्थिति हो, अनुपस्थित है, तो वहां पे वह किसी और को भी कर सकता है। तो उस समय पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किया था। अब ये जब बजट बनता है तो वहां पर भी देखिए, जब ग्रांट्स चले गए ना, अभी आप मांग रहे हैं ना, जो आपसे प्रस्ताव आए थे आपके पास, वो मांग के लिए था कि आपको कितना खर्च के लिए चाहिए, और पिछली बार जो खर्च किया गया था उसका क्या व्यय बचा, कितना खर्च किया आपने, कम ज्यादा, उसका भी उसमें डिटेल है। कोई जो बजट बनता है ना, अभी लोग बजट में कभी एक बार चर्चा करेंगे, तो उसमें 3 साल के डेटा होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पीछे में आया था कि बजट में, किसी वर्ष के जो बजट होता है उसमें कितने वर्ष के आंकड़ों का जिक्र होता है? तो 3 वर्ष के आंकड़ों का जिक्र होता है। एक आपका करंट ईयर का रहता है,
दूसरा पिछले साल का रिवाइज डेटा रहता है, और फिर उसके एक साल पहले का वास्तविक डेटा रहता है। करंट ईयर का बजट अनुमान, इसके पिछले वर्ष का रिवाइज एस्टिमेट, और उसके पहले वर्ष और पिछले वर्ष का फाइनल एस्टिमेट। तो ओरिजिनल डेटा आने में आपको 3 साल लग रहे हैं। आज आप कुछ कर रहे हैं ना, हो सकता है अगले साल वित्त मंत्री कहेगा जो पिछले वर्ष हमने टारगेट बनाया था 6% का, अब वो रिवाइज होके 5.5 हो जा रहा है। फिर अगले साल कहा नहीं, जो हमने 6 बनाया था फिर अगले साल 5.5 कर दिया गया था। ऐसी स्थिति हो गई कि हम सिर्फ 5.3 ही टारगेट प्राप्त कर पा रहे हैं। पिछले 2 ईयर का ना। हाँ, तीसरे वर्ष आपको फाइनल डेटा मिल रहा है, तो 3 वर्ष उसमें आंकड़े होते हैं। क्लियर ना? अब जब ये बजट आपके ग्रांट्स जाते हैं ऊपर हर विभागों से होकर, तो उसके बाद होता क्या है कि वहाँ टीम बैठती है, और टीम जो है बड़ी पारखी निगाह से उसको देखती है, आपके जो ग्रांट्स जो आपने मांगे हैं। 2-3 चीजें बहुत अंतर नहीं करती, वो बहुत उसमें कोई बात नहीं करती। पहला, जो फिक्स एक्सपेंडिचर है, जैसे वेतन वगैरह जो मिल रहे हैं, उस पर बहुत कैंची नहीं चलेगी उनकी। ठीक, ओके, ये हर वर्ष जो अधिकारी हैं उनको सैलरी जाएगी, ये सब खर्च हो ही रहे, ओके, जो स्थिर व्यय है। उसके अलावा जो प्लान चल रहे हैं, प्लान पे भी उनको कुछ नहीं करना, ओके। जो तीसरी कैटेगरी होती है जिसपे वो लोग बहस करते हैं, आपसे फिर से बात करते हैं, वो ये होती है कि कोई नई प्लान, कोई नई ग्रांट अगर आप मांग रहे हैं तो उसको बड़ी गहराई से देखते हैं कि यह आप क्यों मांग रहे हैं, इस प्लान को क्यों आप लागू करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये नहीं था तो इसके पहले कैसे काम चल रहा था, इससे समाज को क्या लाभ होगा, और अगर ये स्कीम लागू होगी तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, या और देश में इस तरह की कोई स्कीम चल रही है क्या। अब आप सोचेंगे इतने को सोचते, क्योंकि सर पब्लिक का पैसा ना, 1-1 रुपए का हिसाब देने कितनी बारीकी से रखा था, और इसी बहाने विधायिका जो है कंट्रोल भी करती है कार्यपालिका पर कि पैसे का बब्बे ना हो। अब जो भी संबंधित विभाग होगा उसको जवाब देना होगा कि हमें क्यों करना चाह रहे हैं। वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी होंगे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ओके, अदरवाइज पेन उस पर चल जाएगा, कटौती करिए, ये 20 वर्ष नहीं होगा, या इसमें और कमी करिए। क्लियर, ये बात हुई। सर क्वेश्चन था कि हाँ। पिछले साल का कंट्रोल में जब बजट पेश हो रहा था तो उसमें कोई 1 रुपए की मांग थी। अभी आते हैं, अभी इसके बाद वही स्टेप है, तो ये पहला स्टेप है ना अभी बनने का। अब जब आपके एस्टिमेट सब हो जाते हैं सारे विभागों के, तो फिर वित्त मंत्री वहां पे उनकी पूरी टीम होती है नाथ ब्लॉक में, वो पूरी उसको कंसोलिडेट करती है, इकट्ठा करती है हर विभागों की। ठीक है, उनके आय व्यय का फिर डेटा कितना किस विभाग में जाएगा। ठीक उसी समय क्या होता है कि जो वित्त मंत्री होते हैं, जो और भी मंत्री होते हैं, उनके साथ कैबिनेट के मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी देखिए, और कई राजस्व विभाग के अधिकारी वगैरह भी, ये सब भी कई अलग अलग मंच पर अलग अलग बॉडीज से मुलाकात करते हैं। देखिए कई फिक्की की व्यापारिक संगठनों की मीटिंग होती रहती है, किसान जो संगठन बने होते हैं उनकी मीटिंग होती रहती है, साहब इस बार बजट में ऐसा करिए, इस बार ऐसा करिए। क्लियर, तो राय मशविरा सबसे लिया जाता है, टैक्सेशन के संदर्भ में टैक्स कैसे लगाएं, बढ़ाएं कि न बढ़ाएं, तो सरकार रेगुलर उनके टच में रहती है। ये प्रोसेस कब होता है, दिसंबर के आसपास। आप देखिए टीवी न्यूज खोलेंगे तो आज प्रधानमंत्री वहाँ फिक्की की मीटिंग में, वित्त मंत्री वहाँ गए, किसानों का एक ग्रुप था उनसे बातचीत मिली, तमाम इस तरह संगठन आते हैं, उनसे बातचीत होती है और वो अपने हित की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं, साहब ऐसा करिए, इस बार ये योजना करिए। सरकार सुनती सबकी है ना। क्लियर, ये दिसंबर जनवरी के आसपास प्रोसेस होता है, दिसंबर के। अब जनवरी में जब बजट बनने की स्थिति होती है, सबसे पहला जो है हलवा सेरेमनी होता है। नाम का है, हलवा बना देते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, वित्त मंत्री केवल घी डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं, एक नाम हो जाता है बस कि उनके हाथ से बन गया हलवा। ठीक है, अब हलवा जब बन जाता है, हलवा बांट भी नहीं, कई सारे हमारे पास थे, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। वहां देखिए खुद भी लेते हैं, सारे अधिकारियों को देते हैं। नाथ ब्लॉक के जितने अधिकारी हैं, पहले बजट, ये बजट छपाई से जस्ट पहले की बात है, कितनी गोपनीयता रहती देखिए, किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाता। जैसे ही हलवा सेरेमनी शुरू हो जाएगा, हलवा सेरेमनी के बाद दस्तावेज की छपाई शुरू हो जाती है और बहुत गोपनीय ढंग से होती है, किसी को नहीं मालूम होता कि कौन कौन से चीजें लागू होने जा रहे हैं, क्या इसमें प्रावधान किए जा रहे हैं दस्तावेज, बजट दस्तावेज में। क्लियर, और उसके लिए क्या है, जितने भी कर्मचारी हैं वो 15 से 20 दिनों के लिए नाथ ब्लॉक में बिल्कुल हाईजैक जैसी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल बंद है।
और फोन से भी टच नहीं, अपने परिवार से भी टच नहीं, सारे वहीं मिस होते हैं, वहीं खाना खाना है, वहीं उनको आराम करना है, वहीं उनको फिर अपना काम करना है। इतना अर्थ था जहाँ लोग रहते हैं, यानी आप फोन कर भी नहीं सकते न फोन आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी परिवार जानकारी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन डायरेक्ट आपको किसी से वो नहीं हो पाएगा। ठीक, ऐसे कोई आपदा होगी तो आपको कांटेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आप टच में नहीं आते। कोई लीकेज वहाँ की चीज़ नहीं मालूम होती, कोई चीज़ वहाँ से बाहर नहीं हो सकती कि कौन सी चीज़ उसमें जुड़ रही है, हटाई जा रही है, कितना गोपनीय रहता है। हाँ, तो कब शुरू किया गया था? नहीं, ये तो बहुत दिन चला रहा है, एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे आपको कब से शुरू किया गया है। और ये सबसे पहले तो है हलवा सेरेमनी से ही शुरुआत होती है। विदेश का मतलब विदेश में होता है, नहीं ये पूछ रहे हैं? नहीं, विदेश में तो आपको आइडिया नहीं है विदेश में होता है कि नहीं है, हम तो अपने ही देश की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं, हम आपको बता देंगे। लेकिन अब जब हलवा सेरेमनी होता है तो उसके बाद बजट छपाई शुरू हो जाती है, गोपनीय ढंग से। प्रधानमंत्री जानकारी रहती है, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री जानते नहीं, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की जानकारी रहती है चीज़ों को थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत गोपनीयता रहती है, बाकी किसी को नहीं। स्वयं उनके कैबिनेट में जानकारी नहीं रहती, रक्षा मंत्री जो होंगे, कृषि मंत्री होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी। कैबिनेट जाएंगे, कैबिनेट में एक ब्रीफिंग होती है वित्त मंत्री की कि हमने ये किया है मोटा मोटा, ठीक, ओके हो जाता है, वहाँ से ओके होना ही है, वहाँ से ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे वो संसद में, 11 बजे संसद वहाँ बैठी है, संसद में अपना भाषण पढ़ती है। तो बजट में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो जो स्पीच पढ़ती हैं और दूसरा जो उसमें ग्रांट की बात करती है और फाइनेंस बिल की बात करेंगे, ठीक है। एक तो स्पीच होती है जो उसमें सुनते हैं आप लोग टीवी लगाकर, वो स्पीच है, वो स्पीच बजट की एक समरी है, ब्लूप्रिंट है, और उसके माध्यम से क्या होता है, सरकार ये स्पष्ट कर देती है कि हमारा इकोनॉमिक विजन क्या है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाना चाहती है, गवर्नमेंट अपने जो राजकोषीय इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे यूज कर रही है, टैक्स बढ़ा रही है, नहीं बढ़ा रही है, किस वर्ग को राहत दे रही है, क्या करना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाह रही है क्या, या सार्वजनिक उपक्रमों को आगे बढ़ाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, पॉलिसीगत क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, ये सब बजट से ही मालूम हो जाता है। इसलिए देखिए बजट को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सबके अपने निर्धारित हो सकते हैं, मध्यम वर्ग सोचता है कितने वस्तुओं के दाम घटे, जो आयकर वाले होते हैं, जो इनकम टैक्स पे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमको कितनी छूट मिल रही है, सबके अलग अलग निर्धारित हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैक्रो लेवल पर सरकार के बजटरी जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो इकोनॉमिक विजन होता है, एक इकोनॉमिक फिलॉसफी होती है बजट। सर, हाँ, इसमें कितने सदस्य रहते हैं वित्त मंत्री के अलावा? ये बेटा कम से कम 30-35 मेंबर से कम नहीं रहते, इसलिए कि जो रेवेन्यू वाला होते हैं, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य होते हैं, सेक्रेटरी रेवेन्यू, वो सभी रहते हैं। और जो आपका बजट बनाने वाला वर्ग होता है, जिसको बोलते हैं आर्थिक कार्य प्रभाग, वित्त मंत्रालय के एक सेक्शन होता है आर्थिक कार्य प्रभाग, वहाँ के अधिकारी रहते हैं। सर, फिर भी जैसे वित्त मंत्री को छोड़ के और कितने रहते होंगे? नहीं, एक बता दो ना, कम से कम 30-35 से कम नहीं है, इसलिए कि संख्या बल के ऊपर आता है। सेक्रेटरी लेवल का ऐसा नहीं सब अधिकारी रहते हैं, सेक्रेटरी लेवल सब रहते हैं, इसलिए तो वहाँ दो ढंग के अधिकारी है ना, एक तो आपका रेवेन्यू से संबंधित जो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी हैं वो रहते हैं शीर्षस्थ, और दूसरे जो आर्थिक कार्य विभाग जो छपाई वाले हैं वो सब रहते हैं बजट छपाई। अब जो रेवेन्यू वाले रहते हैं वो टैक्स से संबंधित कैलकुलेशन करते हैं कि व्यय का तो उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया है, इतनी डिमांड आई, इतनी ग्रांट आई है, अब एक व्यय की क्षतिपूर्ति कैसे होगी, इसके लिए इनकम कहाँ से आएगी, किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया जाए, किन में टैक्स में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, कितने वस्तुओं या कितनी मात्रा में सरकार ऋण ले, यह वही काम करते हैं जो रेवेन्यू वाले ऑफिसर्स होते हैं। ये प्रेजेंटेशन आप बजट को जब 11 बजे बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं संसद में, उस समय तो है। आप देखिए कि यहाँ पर लाल कलर का एक बॉक्स ली हुई थैला ली हुई है, पहले बजट चमड़े का थैला था, इन्होंने बदल दिया, और पहले बजट जो होता था 5 बजे शाम काल को होता था, अंग्रेजों की जो परंपरा थी, बाद में सन 2000 में इसको बदला गया, और 2000 में उस अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट आई तो उसमें यह कहा गया कि अब बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत होगा। यशवंत सिन्हा पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने 11 बजे बजट प्रस्तुत किया उसमें उनकी गवर्नमेंट में, और उसके बाद फिर परंपरा आई कि नहीं, बजट इतना देर से नहीं, 28 फरवरी को बजट को अभी
मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बजट 1 फरवरी को ही प्रस्तुत होना चाहिए, बड़ा लंबा समय हो जाता है, हमको समय ज़्यादा मिल जाएगा तो हम 1 अप्रैल से आसानी से खर्च करना शुरू कर देंगे। तो बजट को 1 फरवरी से ही प्रस्तुत होना शुरू हो गया। और 2016 तक जो रेल बजट जो आम बजट होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त मंत्री द्वारा रेल बजट एक साथ होता था, लेकिन 2017 से 2016 में कमेटी बनाई गई और उसमें कहा गया कि चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ रही है और सरकार के बहुत बड़ा यह जो आय उसका वर्ग है वो रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना दोनों के एक साथ कर दिया जाए, तो सरकार को एक ओवरऑल ढंग से मैक्रो लेवल पे अर्थव्यवस्था को समझने में, उसके लिए रोड मैप बनाने में आसानी होगी। तो 2017 से रेलवे बजट और आम बजट दोनों मर्ज कर दिए, ठीक है। उसी में सेक्शन बना दिया था रेलवे बजट का, उसमें दिखाया था कितनी आय की कितनी। देखिए उन्होंने बही खाता, इसको कहा गया था, जो लाल कलर का आया था इसको कहा गया था बही खाता 2 साल पहले वित्त मंत्री द्वारा। और जैसे गांव में देखते होंगे अमीन टाइप चलते थे पहले, अभी भी सुखता आते हो राजस्व वसूलने वाले, तो लाल कलर का वो बांधे रहते हैं, जो उतना रजिस्टर वगैरह रखा रहता है उसको लाल कपड़े से बांधे रहते हैं, उसको बोलते हैं अमीन साहब का आ गए, तो वो लाल बही खाता होता है। अब क्या किया गया, पिछली बार उन्होंने, अभी जो बजट आया वो तो लैपटॉप पे, टैबलेट पेपरलेस। इस बार का जो बजट आने वाला लिखा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि इस बार हलवा सेरेमनी नहीं हुआ, हलवा के स्थान में मिठाई बांटी गई। लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक तो ओमिक्रॉन का प्रसार भी हो रहा था, दूसरे पेपरलेस था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, और वित्त मंत्री को टैबलेट से प्रस्तुत करना था, तो इसलिए एक औपचारिकता पूरी करने बस मिठाई बांटी गई, हलवा सेरेमनी नहीं मनाया गया। ये देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो रहा है 11 बजे, जब बजट संसद में बोल रही है लोकसभा में, ठीक उसी समय राज्यसभा में बजट की काफी प्रस्तुत की जाती है राज्य वित्त मंत्री द्वारा। इतना तो आप जानते हैं, कभी कभी इस तरह का वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए, पहली वित्त मंत्री हैं महिला के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। लेकिन पहली महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया, इंदिरा गांधी जी। ध्यान रखिएगा शब्दों में अंदर, पहली महिला थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था केंद्रीय बजट भारत का, लेकिन वो प्रधानमंत्री थी उस समय और वित्त मंत्रालय का भी प्रभार उनके पास था, इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया था। और हमें 2 चीज़ें और मिली, हम तो इंदिरा गांधी को ही जानते थे, अभी आपको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा देखा तो हमको मालूम चला कि राजीव गांधी के कार्यकाल में और जवाहरलाल नेहरू जी भी एक बार बजट प्रस्तुत किए थे प्रधानमंत्री रहते हुए, राजीव जी और इंदिरा जी में तो था ही। सबसे महत्वपूर्ण, ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, जब पहली महिला वित्त मंत्री कहेगा तो आप निर्मला सीतारमण जी को टिक लगाएंगे, जब पहली महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया तो इंदिरा गांधी अगर विकल्प है तो उनको टिक लगाएंगे। यही गलती होती है क्लियर। अब जब बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, देखिए एक चीज और भी, 1867 तक जब बजट प्रस्तुत होता था उसमें जो अवधि होती थी वो 1 मई से 30 अप्रैल तक की होती थी। उसके बाद बदल दिया गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, हम लोग तो उसी को देख रहे हैं। अब आते हैं फिर उसी पे जहां हम लोग रुके थे, बजट प्रस्तुत हो रहा है, वित्त मंत्री बोल रहा है, भाषण देती है वित्त मंत्री। क्लियर। भाषण होने के बाद क्या होता है कि बजट की एक प्रति सभी मेंबर्स को, लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे सारे मेंबर्स को दे दी जाती है कि आप लोग इसको स्टडी करें। उसके बाद सत्र जो है 3-4 दिन के लिए बंद हो जाता है। 3-4 दिन आप लोग स्टडी कर लीजिए, फिर उसमें बहस होती है। टीवी में आप लोग देखते हैं ना, जब बजट प्रस्तुत होता है 3-4 दिन के बाद टीवी खोलिए, बजट सब चलता है तो खूब गर्मा गर्म बहस होती है, पक्ष विपक्ष। पॉलिटिकल ज़्यादा हो जाता है, इकोनॉमिकल कम लगता है, करना है सबको अपना अपना काम। तो विपक्ष क्या काम करता है, वहाँ सरकार की कमियां गिनाता है। साफ बात, बजट तो आपने ऐसा इतना बड़ा लंबा बजट बनाया है कि इससे तो स्थिति बढ़ जाएगी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, गरीबों का क्या होगा। आपने ये भी सोचा है, तमाम मुद्दे बनाते हैं, सरकार उनको संतुष्ट करती है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसमें हम लोग नहीं जाते। अब जब वहां पर बहस होती है तो बहस होने के बाद क्या होता है, अब
ग्रांट को प्रस्तुत करने की बात आती है। एक मत पर बहस होती है और उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग क्यों होती है? वोटिंग इसलिए जरूरी है, जैसे हमने शुरू में कहा है, टैक्स लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को है, लीगली एथराइज्ड है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बिना एथराइज्ड हुए, बिना संसद की स्वीकृति के 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगा सकते, 1 रुपया भी संचित निधि से खर्च नहीं कर सकते। ये बहुत बेसिक अंतर है, रूल क्लियर है। अब सरकार ने एस्टिमेट दे दिया, साहब इतना खर्च करना है। एक चीज और देखिए, जब लोग पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस की बात कर रहे थे, एक बेसिक डिफरेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, सरकार पहले पे करती है, आय के बारे में बाद में सोचती है ना। पहले आपसे पूछती है कितना खर्चा है, बताओ, फिर उसके बाद सोचती है कि खर्चा कहाँ से आएगा, टैक्स। और हम आपका काम करते हैं कि पहले बजट देखते हैं कितना पैसा है। हमारे आपका कोई कार्यक्रम होता है तो पहले बजट देखते हैं, 5 लाख हो जाएगा, 5 चलो ठीक है, इसी में कार्यक्रम समेटना है पूरे। तो गवर्नमेंट का जो होता है, जो पब्लिक फाइनेंस होती है, वो पहले व्यय करती है, फिर आय के बारे में सोचती है। लेकिन जो इंडिविजुअल फाइनेंस होता है, वो पहले आय के बारे में बात करता है, फिर व्यय के बारे में बात करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब व्यय के बारे में अब मांगी जा रही है ना, जो ग्रांट आए हुए हैं, वित्त मंत्री उनको रख रहा है पटल पर और कह रहा है आप स्वीकृति दीजिए, यदि संसद से कह रहा है आप स्वीकृति दीजिए, हमको खर्च करने का अधिकार होना चाहिए ना। अब जब बहस हो रही है तो बहस होने में से इन्होंने कहा सर कटौती की बात आती है, तो ये 3 पॉइंट दिया है, बहुत अच्छा है, चूंकि गत बार क्वेश्चन पूछा गया है कटौती। डिस्कशन ऑन बजट एंड स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बनती है, वो सब इंटरनल अपना जांच करती है, उसका स्क्रूटनी कर लेती है, ठीक। वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, बहस होने के बाद वोटिंग होती है। लोकसभा के सदस्य चाहें तो अध्यक्ष की पसंद से उस पर वोटिंग करा सकते हैं, क्लियर? नहीं कराना चाहे कोई बात नहीं। अब जब वोटिंग होती है तो बहस के दौरान 3 प्रकार के कट की बात आ सकती है। एक है इकोनॉमी कट, एक है टोकन कट, एक है पॉलिसी कट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कितने प्रकार की कटौती की बात आती है? 3 प्रकार की। एक सबसे पहले पॉलिसी कट, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इकोनॉमी कट, ठीक है। अब इकोनॉमी कट की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आर्थिक कटौती है, मितव्ययिता की कटौती है। और मितव्ययिता का मतलब है कि संसद सदस्य या संसद के किसी व्यक्ति द्वारा यह कहा जाता है कि इस जो बजट पे या जो आपने धनराशि मांगा है, ठीक है, जो ग्रांट है, उसकी मत थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्लियर? देखिए बहुत बारीक अंतर है इकोनॉमी कट में, पॉलिसी कट में और टोकन कट में। कुछ मात्रा में उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा व्यय किया जा रहा है, इसलिए इसमें कटौती होनी चाहिए, तो सरकार क्या काम करती है, उसकी देखिए उसकी भाषा क्या होती है, दिस सेज द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ए स्पेसिफिक अमाउंट। तो सरकार उसमें कुछ मात्रा में कमी कर देती है। कहा जाता है कि सरकार उसमें 100 रुपए की भी कमी कर देती है। अब सोचिए, जो मद करोड़ों रुपए का हो, अगर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया कि साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, आप कम करिए, फिजूल खर्च हो रहा है, तो सरकार उसमें 100 रुपए तक की कमी कर सकती है, बिल्कुल। या एक निश्चित मात्रा में छोटी सी मात्रा होती है, 100 रुपये मतलब वो छोटी सी मात्रा है कमी। ये इकोनॉमी कट है, वो अक्सर सरकार मान भी लेती है, ठीक है, बस आप कह रहे हैं और आपका सुझाव सर आंखों पर, हम इसमें थोड़ा कटौती कर लेते हैं। आपको लगता है कि ज़्यादा फिजूल खर्ची होगी, हम इसमें थोड़ी कटौती कर लेते हैं, इसको बोलते हैं। उसमें क्या हो जाएगा सर? किस बेटा? जैसे 100 रुपये आपने बताया, 100 रुपये कटौती कर देंगे, तो उसमें से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये तो वही हुआ समुद्र से। कुछ नहीं हुआ, बता दूं मैं। देखिए अभी हम तीनों के एक साथ भी बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। बजट में अमेंडमेंट हो सकता है बजट में अमेंडमेंट मतलब, हाँ अभी बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा है टोकन कट, तीनों एक बार देख लेते फिर तीनों का अंतर बताएं। टोकन कट में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ₹100। और तीसरा है द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय ₹2 1 of 100 was certain amount। अब देखिए बेसिक क्या आंसर है। अब तीनों को देखिए, एक में कह रहा है कि इस मद की राशि को घटाकर ₹1 कर दिया जाए। हम नहीं कर रहे हैं, जो विपक्षी संसद है सदस्य हम लोग कर रहे हैं, सम्मानित। इसका मतलब क्या है कि सरकार की उस योजना का, उस जो प्रोग्राम है उसका विरोध कर रहे हैं, पॉलिसी का। अगर आपने 1000 करोड़ हमसे मांगा और हम कहने इसको ₹1 कर दीजिए, तो क्या आप तो सब चाहते ही नहीं कि काम हो। ₹1 कैसे हो सकता है? ₹1 का मतलब काम होगा ही नहीं।
तो इसका मतलब है वहां विपक्षी अपोज कर रहे हैं सरकार की पॉलिसी का। ठीक है, सरकार की बोलते हैं पॉलिसी कट। एक होता है टोकन कट। टोकन का मतलब सांकेतिक कटौती। चलो ठीक है, हमने 100 रुपए कम कर दिया, आपकी बात रख लिया, बस ठीक है। जैसे इन्होंने कहा 100 रुपए क्या होता है सर, आपकी बात रख लिया हमने, बस सांकेतिक, उसका नाम ही है टोकन, सांकेतिक कटौती। आपको निरुत्तर नहीं किया हमने। इकोनॉमी कट, मितव्ययिता कटौती, उसमें हमने 500 रुपए, 1000 रुपए, चलिए 500 करोड़ का बता 1 करोड़ कम कर दिया, ठीक, कुछ एक सर्टेन अमाउंट हमने कम कर दिया। देखिए समझिए क्या अंतर। इकोनॉमी कट सरकार मान ले रही है, अगर उसको लगता है कि वास्तव में ज्यादा हो रहा तो थोड़ी उसमें कमी कर सकते हैं, स्वागत योग्य है। विपक्षी का होगा, सरकार का तो नहीं होगा, नहीं, सरकार तो प्रस्तुति की है, विरोध तो विपक्ष कर रहे हैं, विपक्षी सदस्य। टोकन कट वो सांकेतिक है, ठीक है, 100 रुपए हमने कम कर दिया, ओके। जो पॉलिसी कट है, पॉलिसी कट सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, सरकार की योजना का विरोध। अगर इस पे वोटिंग हो जाए, अगर इस पे वोटिंग हो जाए और वही स्थिति होगी, अगर सरकार के पास मत कम है वहां उस समय सदन में, तो उसकी वही स्थिति होती है जो अविश्वास प्रस्ताव की होती है, अविश्वास प्रस्ताव। इसीलिए आप कभी भी देखे होंगे जब बजट सरकार प्रस्तुत करती है या जब वोटिंग की स्थिति बात होती है तो सरकार देख सुनिश्चित कर लेती है कि सारे मेंबर्स होने चाहिए। अगर वोटिंग की स्थिति बनती है तो सरकार के फेवर में, अब जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, बजट सरकार पेश कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी सरकार चौकन्नी रहती है इसको लेकर। सर मेजॉरिटी कह रही है कि स्पेशल या सिंपल मेजॉरिटी किसका होगा वोटिंग? क्या सर वोटिंग किसी मेजॉरिटी से होगी, सिंपल मेजॉरिटी से रहेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से होगी? नहीं, वोटिंग तो सिंपल से ही हो जाती है, वो तो सीधे अध्यक्ष को कहता है कितने लोग फेवर में है। अब टीवी में देखिए इसे कहते हैं कितने लोग फेवर में, आजकल तो इंडिकेटर रहते हैं, सब लाइट जल जाते हैं, गिन लेते हैं तुरंत, बस कितने लोग फेवर में, कितने लोग अगेंस्ट में, तुरंत काउंटिंग होती है, यस पक्ष में गया, ओके ओके। तो इस तरह सब पारित होते हैं। एक है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक जो है यह वह अथॉरिटी है जो सरकार प्राप्त कर रही संसद से कि हमको अधिकार दीजिए कि हम संचित निधि से यह पैसा खर्च कर सकते। विनियोग विधेयक जो है वह अनुच्छेद 114 बिल 114 यह विनियोग विधेयक। इसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है वित्त विधेयक होगा, फाइनेंस बिल। जो वित्त विधेयक है इसको 117 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। जो एप्रोप्रिएशन बिल है यह सरकार अनुमति लेने के लिए करती है, हमको संचित निधि से जो हमने प्रपोजल रखा है उसको खर्च करने की अनुमति चाहिए, ठीक है, जब सरकार विधिक अनुमति प्राप्त करती है एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखिए एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन कोई पढ़ता नहीं उसको, सब बजट स्पीच पढ़ के हट जाते हैं। फाइनेंस बिल में ही सरकार नए नए टैक्सेशन या टैक्सेशन में क्या परिवर्तन किए गए पूरी उसमें पूरा विस्तार से वर्णन होता है। अब फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल दोनों जब मिला देते हैं तो दोनों धन विधेयक के हिस्से हैं। धन विधेयक, फाइनेंस बिल और दोनों। अच्छा, धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है? ये विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर। ठीक है, अब किस अनुच्छेद में है? 110। देखिए 110। अब आप सीधे से आते हैं 110 में धन विधेयक संबंधी। 111 में क्या है? जो एस्टिमेट बनते हैं उसके लिए कैसे क्या प्रावधान होंगे उसका वर्णन है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अब 114 में हमने बताया भी आपका एप्रोप्रिएशन बिल। 116 लेखानुदान। 115 अतिरिक्त अनुदान की बात है और 115 अतिरिक्त अनुदान की 116 लेखानुदान की बात है। लेखानुदान होता है, बस 2 मिनट और लेंगे क्योंकि हम लोग सर आ गए आपके क्लास के। लेखानुदान सरकार उस समय प्रस्तुत करती है जब 2-4 महीने की बात हो, खासतौर से जैसे चुनावी वर्ष है, जैसे 2014-2019 में चुनाव हुए, तो मानिए मई जून में चुनाव हो रहे हैं, तो 2-4 महीने बाद अब इधर आपकी अप्रैल मई जून 3 महीने 4 महीने के लिए उनको पैसे चाहिए, तो उस समय सरकार क्या काम करती है? एक लेखानुदान पेश करती है कि 4 महीने के लिए हमको इतना खर्च चाहिए और उसे स्वीकृति दे देती है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेखानुदान। क्लियर? 116 में है, आर्टिकल 116 के अंतर्गत उसका लेखानुदान था।
लेकिन आजकल गवर्नमेंट करती क्या है, एक मिनी बजट बना देती है, वो पूरे साल भर का बना लेती है। इसीलिए भी बच्चे लोग कभी कभी बड़ा उसका विरोध करते हैं कि सरकार चुनावी वर्ष में लाभ लेना चाह रही है बजट का, अपनी जो कि सत्ता में है तो इसलिए लाभ लेना चाह रही है, इसलिए उसने पूरे साल का बजट बना के दिखा रही है कि हमें लागू करने जा रहे हैं, ये करेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आ जाए, और सरकार अभी से कह रही है कि हमें लागू करेंगे। तो लेखानुदान में क्या होता है कि वहाँ टैक्स की बात नहीं कहती, वहाँ केवल खर्चे की बात कहती है। ठीक है, हमको 4 महीने के लिए इतना खर्च चाहिए, बस जब हमारी सरकार आएगी तो हम नई पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन जब हम मिनी बजट या इंटरिम बजट बनाते हैं, अंतरिम बजट, तो उसमें हम पूरा टैक्सेशन पॉलिसी की और कौन कौन सी योजनाएं सबका जिक्र करते हैं। इसीलिए भी बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, सरकार खिलाफ होते हैं कि सरकार तो बिना सरकार बनाए ही अपनी योजना चालू कर रही है, अभी 4 महीने बाद पता नहीं क्या हो किसकी सरकार बने। तो ये है बजटरी प्रोसेस। और कम से कम बजट 108 के अंतर्गत देखिए, आप जो संयुक्त बैठक बुलाता है लोकसभा का अध्यक्ष, वो है। ऐसे सीक्वेंस बना लीजिए, तो 108 से लेकर आपके देखिए 266 1, 266 2, 267 वो किससे जुड़े थे? संचित निधि, पब्लिक अकाउंट और आकस्मिक निधि, ये तीनों किसके पार्ट है? बजट वाले पार्ट है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बजट की संरचना से जुड़े कौन सा अनुच्छेद है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 266 और 267। ठीक, तो आर्टिकल भी दिमाग में रखे रहिएगा। अगली क्लास में हम लोग बजट पे आएंगे, स्पेशली बजट पे फोकस करेंगे, वो सब है। ठीक है, थैंक यू। चलिए